हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद एबी एक्सपर्ट। सो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ BEGE 182 जो कि हमारा फर्स्ट ईयर का इंग्लिश का कोड है। इस बुक का नाम हमारा है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर फॉर एग्जाम, यानी कि एग्जाम के लिए जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके आंसर के साथ मैं आपके लिए लेके आई हूँ। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी यूट्यूब पर, हमारे यूट्यूब पे अपलोड है, आप देख सकते हो जाके BEGE 182 के प्लेलिस्ट में जाके देखिए। पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस पहले ही अपलोड है जो कि एग्जाम में आने वाले होते हैं, बट यहाँ मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका भी BEGE 182 का एग्जाम है तो ये वीडियो को जरूर ही देखें, गलती से भी वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो को हम कंप्लीट देखते हैं और समझते हैं कि क्या क्या एग्जाम में आएगा, किस तरीके से हमें आंसर को लिखना है और आंसर हमारा क्या हो सकता है, अच्छे से जानेंगे। तो देखिए, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले ही वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से पहुंच सके। देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कम्युनिकेशन। देखिए, इस बुक का नाम ही है हमारा कम्युनिकेशन, यानी कि ये जो पूरा बुक है ना वो कम्युनिकेशन के ऊपर है। इसमें जो बोला गया है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की गई है। कौन सी वाली? कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी बातचीत की कला, बातचीत करने की कला, यानी कि इस बुक का नाम ही है यही। तो क्या है ना कि ये जो इस बुक का टाइटल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो कम्युनिकेशन के ऊपर ज़रूर ही डेफिनेशन आएगा, ज़रूर 100% श्योर वॉल्यूम में आपका क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, जितने भी क्वेश्चन, उसमें कम्युनिकेशन का डेफिनेशन ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। अगर ना आए तब आप मुझे आके बताना, ठीक है। कम्युनिकेशन वाला डेफिनेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, होता क्या है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। यहाँ देखिए, डेफिनेशन आपके सामने लिखा है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेट। यानी कम्युनिकेशन क्या है? एक प्रोसेस है कम्युनिकेट करने के, बातचीत करने का एक तरीका है। क्या है? बातचीत करने का एक तरीका है कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, देखिए, अगर ये वीडियो आप एग्ज़ाम टाइम पे देख रहे हो तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हो, बिकॉज इसमें मैं सब चीज़ इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। वीडियो को स्किप मत करना गलती से, अगर आप स्किप करोगे तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको छूट सकता है। इसलिए वीडियो की स्पीड बढ़ा के भला ही देख लो, बट आप वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज क्या पता एक स्किप करने से आपका 10 सेकंड में बहुत कुछ निकल जाए। ओके, तो स्किप ना करके आप वीडियो की स्पीड बढ़ा लीजिए अगर आपको जल्दी है तो। चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे बोला गया कि कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेट दैट इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस थ्रू द वर्बल एंड नॉन वर्बल मैथड। इसमें बोला गया है कि कम्युनिकेशन है एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? कम्युनिकेट का, यानी बातचीत करने का एक क्या है? प्रोसेस, एक प्रक्रिया। हिंदी में बोले तो प्रक्रिया, प्रोसेस को प्रक्रिया बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन एक ना बातचीत करने का एक प्रक्रिया है, यानी कि प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेट है। ओके, जो कि क्या होता है इसमें? थ्रू द सेंडिंग एंड रिसीविंग, यानी कि किसके थ्रू होता है? सेंडिंग एंड रिसीविंग। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें इन्वॉल्व्स क्या है? इसमें सेंडिंग भी इन्वॉल्व्स है, रिसीविंग भी इन्वॉल्व्स है। यानी कि मैसेज को सेंड करने वाला भी होता है, सेंड भी होता है, और मैसेज को रिसीव करने वाला भी होता है। अगर दो पर्सन है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो मैंने उसको कुछ बोला, हेलो हाय कैसे हो, तो वो बोलेगा हाँ मैं ठीक हूँ आप बताओ। तो ये क्या हो रहा है, मैं सेंडर हो गई, मैंने उनको मैसेज भेजा कि हेलो हाय आप कैसे हो, उसने बोला हाँ मैं ठीक हूँ आप बताओ। तो उसने क्या किया, वो रिसीवर था, उसने रिसीव किया, फिर अपना फीडबैक दिया, फिर मुझसे क्वेश्चन पूछा, फिर मैं जवाब दूंगी, ऐसा होता है, ठीक है। यही बोला गया है इसमें कि इसमें मैसेज और सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इन्वॉल्व होते हैं इसमें। और थ्रू द, ये किसके थ्रू होता है, यानी कि जो हमारा कम्युनिकेट होता है किसके थ्रू होता है? थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल, यानी कि वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बली भी हो सकता है। वर्बली कैसे होगा? यानी कि अगर मुंह से बातचीत करेंगे, मुंह से बोलकर अगर हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारा वर्बल हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल क्या होता है? अगर हम किसी से लिख कर बात करें, इशारों में बात कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा नॉन वर्बल कहलाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या है, communication is a two-way means of communicate information in the form of thought, opinions and ideas between two or more individual with the purpose of building on understanding। इसमें बोला गया है कि जो कम्युनिकेशन है ना वो एक कम्युनिकेशन इज अ टू वेज ऑफ कम्युनिकेट, यानी कि दो तरीके होते हैं कम्युनिकेशन करने के, दो तरीके होते हैं, दो फॉर्म होते हैं कम्युनिकेशन करने के। जैसे कि आपको मैंने ऊपर ही बता दिया कि एक हमारा वर्बल, एक नॉन वर्बल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, किसके बीच होता है? कम्युनिकेशन में करते क्या है, इसका पर्पस क्या होता है? इसमें होता है ओपिनियन को शेयर करना, आइडियाज़ को शेयर करना बिटवीन टू पर्सन और मोर पर्सन, यानी कि दो पर्सन के बीच भी हो सकता है बातचीत, दो पर्सन के बीच भी हो सकता है, और बातचीत दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में भी हो सकता है। देखिए, अगर मैं क्लास लूँ, ओके, अगर मैं आज क्लास रखूँ और उस क्लास में मैं अगर BEGE 182 की क्लास लेती हूँ,
और उसमें मैं अगर आप सभी आते हो क्लास में तो मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगी, समझाऊँगी, फिर आप मुझसे क्वेश्चन पुटअप करोगे कि मैम ये डाउट है वो डाउट है। तो हमारा एक कम्युनिकेशन हो रहा है, सभी मिलजुल कर एक साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो हमारा क्या है, टू और मोर, ये मोर पर्सन है, यानी कि आप सब यहाँ पे रहोगे, मैं भी रहूँगी, तो यहाँ पे ज़्यादा पर्सन के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर सपोज कोई एक बच्चा मेरे पास आता है, सपोज मेरे घर के पास कोई रहता है कि मैम प्लीज़ इस कोड में क्या क्या आने वाला है मुझे प्लीज़ बता दीजिए, वो मेरे घर पे आ जाए, तो मैं कहूँगी ओके ओके आ जाओ, बैठ जाओ, मैं बताती हूँ। तो उससे मैं समझाऊँ अच्छे से एक ही बच्चे को, तो वो क्या होगा, वो मैं सिर्फ 2 पर्सन के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है। चाहे हम स्टडी करें या फिर कोई भी बातचीत करें या फिर कोई भी फ़नी जोक से हंसी मजाक करें, जो भी करें, बट हमारे बीच कम्युनिकेशन हो रहा है। तो वो क्या होता है, वो 2 पर्सन के बीच हो रहा है। तो वही इसमें बोला गया है कि जो कम्युनिकेशन होता है ना, उसमें हम ओपिनियंस को शेयर करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं बिटवीन 2 पर्सन और मोर पर्सन, यानी कि 2 पर्सन के बीच भी होता है और ज़्यादा पर्सन के बीच भी होता है, ठीक है, इंडिविजुअल। ओके, एंड पर्पज़ क्या होता है, इनका पर्पज़ क्या होता है, बिल्डिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग, यानी इनका मतलब ही होता है कि अपनी बातों को समझाना। अगर आप मुझसे बातें करोगे तो आपका ये मतलब है ना कि आप जो बोल रहे हो वो मैं समझ जाऊँ, और फिर मैं जो बोलूँगी आपको आप समझ जाओ। सपोज यहाँ पे एक ले लो एग्जांपल, अगर मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ तो मेरा पर्पज़ क्या है कि आप लोग समझो, मैं जो जो समझा रही हूँ वो सब आप समझ जाओ। अगर आप नहीं समझ रहे तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं मेरे वीडियो बनाने का। मेरा तो पर्पज़ यही है ना कि आप सभी समझो और अच्छे से समझ के अंडरस्टैंड करके, और आप फिर अच्छे से एग्ज़ाम दो अपना, और एग्ज़ाम दे के फिर आओ मज़े से एक फ्रेश माइंड के साथ, वाओ मैम आज का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा गया, ठीक है। जैसे काफ़ी स्टूडेंट अपने अपने एग्ज़ाम दे के आते हैं और फिर कमेंट बॉक्स में फीडबैक देते हैं, वैसे आप भी अपना एग्ज़ाम दे के आओ और फीडबैक दो। फीडबैक देने से ऐसा नहीं है कि मेरा कोई फ़ायदा है, फीडबैक देने से ये है कि आप देने से आपकी एक इमेज पता चलता है कि हाँ इन सब बच्चों ने पढ़ा था, मुझे पता है कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, कौन कौन कितने बच्चों ने मुझे मैसेज कर रखा है कि मैम इस कोड की बना दो, वीडियो बना दो। अगर आप एग्ज़ाम देने के आने के बाद अगर कमेंट नहीं करते, फीडबैक नहीं देते अपना, तो मुझे ये लगता है कि हाँ उस बच्चे का पेपर बेकार गया, बिकॉज जो मैं पढ़ाती हूँ वो तो एग्ज़ाम में आता ही है, और आप अपना फीडबैक नहीं दे रहे, इट मीन्स आपका पेपर बेकार गया, इट मीन्स आपने कुछ नहीं पढ़ा, यही होता है रीज़न, ठीक है। तो पेपर कैसा भी जाए, अगर वो क्वेश्चन आता है तो आपका एक काम बनता है, यानी कि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको बोलना होता है, ठीक है। ये भी एक ह्यूमैनिटी होती है कि हाँ अगर सामने वाले ने हमें पढ़ाया है, हमारे लिए इतना किया है, तो हम भी कुछ करें। सिर्फ एक फीडबैक देने से कोई पैसे नहीं लग रहे आपके। चलिए, अब ये तो हमने वो देख लिया कि कम्युनिकेशन क्या है। ओके, देखिए अब यहाँ पे कुछ डायग्राम भी है। आपको मैं एक चीज़ बोल दूँ कि एग्ज़ाम में ना अगर आप समझाने के साथ, आंसर के साथ साथ अगर डायग्राम भी बना के आओगे ना, तो एग्ज़ामिनर इतना ज़्यादा खुश होगा ना कि आपको ना बिना लिखे ही अच्छे से नंबर दे देगा। सच बोल रही हूँ मैं, मतलब आप कम लिखोगे, जितना भी लिखो डायग्राम भी उसमें पुटअप कर दोगे तो आपके नंबर बहुत ही मस्त आने वाले हैं। इसलिए मैं बोलूँ तो ना आप पेंसिल लेके तो ज़रूर जाओ, पेंसिल लेके ज़रूर जाना, या अगर पेंसिल नहीं भी ले जाते हो, भूल जाते हो, तो क्या करना कि पेन से ही डायग्राम ड्रॉ कर देना अपनी मर्ज़ी से, कैसे भी एक कोई भी 2 पर्सन बना देना, उसके बीच कम्युनिकेट हो रहा है तो उसी के मतलब इस तरीके से डायग्राम बना लेना। देखिए डायग्राम, या फिर इसके अलग तरीके से बना सकते हो, तो कि इस तरीके से बना सकते हो, मैं यहाँ पर बना के दिखाती हूँ आपको, बहुत आसान तरीका। या तो आपने ऐसे करके बना लिया, ठीक है, ऐसे करके बना लो, कोई नहीं, ये भी ईजी है। ये 2 पर्सन है, इनके बीच बातचीत हो रही है, ये रिसीवर है, इसने बातें बोली तो ये रिसीवर हो गया, ऐसे लिख देना आप रिसीवर, यहाँ पे पूरा फुल फॉर्म लिख देना, मतलब स्पेलिंग लिख देना। फिर ये हो गया, और सॉरी ये है, सॉरी ये सेंडर है, ओके, इसने मैसेज को सेंड किया, ये हो गया रिसीवर, इसने मैसेज को रिसीव किया, ओके। फिर अपना फीडबैक देता है। ऐसे करके आप ना लिख के डायग्राम बना के अच्छे से लिखोगे ना, इसके मार्क्स काफ़ी अच्छे आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी खुश होगा। एग्जामिनर सोचेगा कि हाँ इस बच्चे ने कुछ तो पढ़ा है, काफ़ी अच्छा पढ़ा है, और पढ़ के अच्छे से डायग्राम के थ्रू हमें समझाने की कोशिश किया है, एग्ज़ाम में भी अच्छे से लिखा है। एग्जामिनर खुश होकर सीधे आपको नंबर दे देगा बस। तो इसलिए डायग्राम तो जरूर बनाए। चलिए मैं इस डायग्राम को समझा देती हूँ। देखिए इस डायग्राम में क्या लिखा गया है, ये डायग्राम देखिए, ये मैंने ही बनाई है डायग्राम, ड्राइंग अच्छी है नहीं, आई डोंट नो। ओके, तो देखिए ये ना, इसमें क्या है कि ये दोनों कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बीच में लिखा है ना कम्युनिकेशन, तो ये बातें कर रहे हैं दोनों आपस में। तो ये है सेंडर, ठीक है, नीचे लिखा है ना सेंडर, और ये है रिसीवर। इसने पहले बोला हेलो हाय कैसे हो आप, इसने बोला यस आई एम फाइन एंड यू। तो ये क्या हो गया, ये रिसीवर है, इसने पहले इसके मैसेज को रिसीव किया, इसने पहले इसके मैसेज को रिसीव किया, फिर इसने रिप्लाई किया। तो पहले किसने बोला, पहले इसने बोला, इस लड़की ने बोला, गर्ल्स ने बोला। तो इस ये गर्ल कौन है, ये हो गई सेंडर, और ये जो बॉय है ये हो गए रिसीवर। देखिए मैं आज और अच्छे से समझा रही हूँ, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट का आया हुआ है कि बहुत से स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा ही वीक है, कह रहे कि मैम ये अच्छे से नहीं समझ में आया, प्लीज़ आप समझा दीजिए, थोड़ा और अच्छे से समझा दीजिए, इसलिए मैं समझा रही हूँ। ठीक है, आप समझ के हो गए। जो बोलने वाला होता है ना, जो सबसे पहले बोलता है वो सेंडर हो जाता है, और फिर जो दूसरे नंबर पर जो जिसने सुना वो हो जाता है रिसीवर। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये बोल रहा है तो ये रिसीवर नहीं होगा, पहले इसने बोला
लड़की ने बोला तो लड़की सेंडर हो गई। अब लड़के ने सुना तो लड़का रिसीवर हो गया। अब लड़का बोल रहा है, फिर लड़का सेंडर हो गया, फिर लड़की रिसीवर हो गई। ये होता है। ऐसा मत सोचना कि सिर्फ यही सेंडर होगी और यही रिसीवर होगा, ऐसा नहीं है। कि जैसे कि होता है ना कि एक टीचर आती है क्लास में ऑफलाइन क्लास में आएगी और एक बच्चे को बेवजह सुनाती रहेगी कि तुमने ये होमवर्क नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और वो बच्चा होमवर्क करके भी आया है, तब भी उसे चिल्लाएगी, बहुत डांटेगी, और उस बच्चे की गलती भी नहीं है, वो बच्चा सुनता रहेगा फालतू में। तो ये क्या हो गया, वो बच्चा रिसीवर हो गया, खाली रिसीव कर रहा है बस, वो बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा, क्योंकि बच्चा अगर बोलेगा तो टीचर फिर डंडा लगाएगी। तो ये वाला यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ये है कि दोनों के बीच बातचीत चल रही है, और अगर लड़की बोल रही है फिर लड़का रिप्लाई कर रहा है, फिर लड़का बोल रहा है फिर लड़की रिप्लाई कर रही है, तो दोनों ही एक बार सेंटर बन रहे हैं, एक बार रिसीवर बन रहे हैं। ओके, ये होता है कम्युनिकेशन के अंदर। अब देखिए ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको देखिए, यहाँ पे लिखा कोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कोड ऑफ कम्युनिकेशन और लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए आपके एग्जाम में आ सकता है कोड क्या होता है, एक लैंग्वेज होता है, कोड और लैंग्वेज एक ही होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे ना बोला गया है किसी भी कम्युनिकेशन के बीच हमारा क्या देखना होता है कि इस कम्युनिकेशन का कोड क्या है, यानी कि ये दोनों बातें किस लैंग्वेज में कर रहे हैं, ठीक है, इनकी कम्युनिकेशन का कोड क्या है, ये किस लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं, तो वो होता है कोड ऑफ कम्युनिकेशन या फिर लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, अब सेकंड क्या है यहाँ पे, सेकंड है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन या फिर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए अगर ये दो पर्सन बातें कर रहे हैं, अब हमने देखा नहीं, हमने सिर्फ सुना, वो दो बच्चे बातें कर रहे थे, अब हमें ये नहीं पता कि ये व्हाट्सएप पे बातें कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बातें कर रहे हैं, या फिर ऑफलाइन जाके वर्बली बातें कर रहे हैं, या फिर एक साथ रह के एक क्लास में रह के भी लिख कर बातें कर रहे हैं, कॉपी किताब में लिख कर, तो ये किस रिटन वे में, यानी कि रिटन कम्युनिकेशन, तो किस तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हैं हमें यही नहीं पता, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल और मीडियम का मतलब होता है, देखिए चैनल और मीडियम इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, चैनल का और मीडियम का, यानी कि इन दोनों का मतलब होता है किस सोर्स का यूज करके, यानी कि किस मीडियम के थ्रू कर रहे हैं। ओरल मीडियम है यानी कि ओरल चैनल है, चैनल का मतलब यूट्यूब चैनल नहीं है यहाँ पे, कभी आप चैनल समझना, यहाँ पे चैनल का मतलब है मीडियम, यानी कि किस मीडियम का यूज कर रहे हो, आप ओरली कर रहे हो कम्युनिकेशन, वर्बली कर रहे हो, या फिर आप रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हो, या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो, इशारों में बातें कर रहे हो, या फिर फ़ोन पे कम्युनिकेशन कर रहे हो, किस पे कर रहे हो, ये सब हो गया। ओके, अब थर्ड क्या है यहाँ पे, थर्ड देखिए, थर्ड है सेंडर या एनकोडर। अब देखिए ये मैंने ये कर रखा है ना, इसका मतलब इन दोनों का मतलब सेम है। ओके, इन दोनों का मतलब सेम है, क्योंकि एग्जाम में कभी ये आ जाए सेंडर, कभी आ जाए रिसीवर, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखिए जो सेंडर होता है ना, सेंडर, उसे हम एनकोडर भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं ये भी मैं बताऊंगी, ये कोई नहीं बताता है बट मैं बता देती हूँ आपको। जो सेंडर होता है उसे हम एनकोडर इसलिए बोलते हैं कि जो सेंडर होता है ना, वो मैसेज को सेंड करता है तो वो पहले एनकोड करता है, यानी कि लैंग्वेज को सोचता है कि किस लैंग्वेज में मुझे बोलना है, यानी कि वो लैंग्वेज को हम कोड बोलते हैं, और वो लैंग्वेज को एनकोड कर रहा है, यानी कि लैंग्वेज को समझ के फिर उस लैंग्वेज में अपनी बातें कर रहा है। तो सेंडर हमारा एनकोडर होता है, और रिसीवर हमारा कौन होता है, जो रिसीव करने वाला है मैसेज, वो हमारा डिकोडर होता है। देखिए ये यहाँ दिख रहा है आपको, जो रिसीवर होता है वो डिकोडर होता है, यानी कि जब इसने अपनी लैंग्वेज को यूज करके सामने वाले को मैसेज किया, अब रिसीवर ने मैसेज को ले लिया, अब वो डिकोड करेगा, यानी कि समझेगा उसको, उस मैसेज को समझेगा कि किस लैंग्वेज में लिखा है, और फिर उसको समझने की कोशिश करेगा, और समझ के फिर वो रिप्लाई देगा, फीडबैक देगा। तो ये होता है हमारा पूरा कम्युनिकेशन का एक कहीं ना कहीं एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, ये पूरा प्रोसेस भी बोल सकते हैं। बाकी हम प्रोसेस अच्छे से आगे समझेंगे। देखिए कम्युनिकेशन का मैंने आपको डायग्राम दिखाया, आप इस तरीके से बना के जाना एग्जाम में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए हमने पहले ही समझ लिया कि कम्युनिकेशन क्या है, उसका डेफिनेशन को, बट यहाँ पे मैं कुछ डेफिनेशन आपके सामने लेके आई हूँ। डेफिनेशन 1 2 3 4 5 मतलब इजी है, इन सबको आप पढ़ लेना, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, बहुत ईजी। इसका अगर PDF आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे सेंड करूँगी PDF, उसके अलावा मैं कहीं सेंड नहीं करती, सिर्फ टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, साथ के साथ यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपका लिंक गिवन है वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का, तो वहाँ पे भी आप जाके कर सकते हो, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, यहाँ क्या लिखा है, जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो ड्राइव कहाँ से हुआ है, वो हुआ है लैटिन वर्ड से, लैटिन वर्ड के कम्युनिकेयर से हुआ है, विच मीन्स टू शेयर और पार्टिसिपेट। देखिए यहाँ पे पढ़िए, जो कम्युनिकेशन वर्ड है इसका ड्राइव कहाँ से बना है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है इसकी, ये हुई है फ्रॉम लैटिन वर्ड, यानी कि लैटिन वर्ड से हुआ है, जो कि है कम्युनिकेयर से, ठीक है, विच मीन्स जिसका मतलब क्या होता है, शेयर और पार्टिसिपेट,
ठीक है, ये मतलब होता है, याद रखना आप। ये भी एग्जाम में लिख सकते हो, बहुत ही ईजी है। अभी देखिए डेफिनेशन 1 जो है बहुत ईजी है, आप इसे खुद पढ़ना, इतनी ईजी लैंग्वेज में लिखा है। डेफिनेशन 1 देखिए, इट इज़ अबाउट सेंडिंग एंड रिसीविंग। यहाँ पे बोला गया है जैसे कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, तो हम कम्युनिकेशन का डेफिनेशन कितने तरीके से दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ तरीका है। पहला है इट इज़ अबाउट सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन और ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्टिसिपेंट टू अदर। यहाँ पे समझ में आया आपको, यानी कि ये क्या है, इट इज़ अबाउट, ये किसके बारे में है, सेंडिंग एंड रिसीविंग के बारे में, ठीक है। सेंडिंग एंड रिसीविंग इन्फॉर्मेशन और ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि मैसेज को सेंड करने वाले या फिर मैसेज को रिसीव करने वाले, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने वाले, या फिर इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करने वाले, यानी कि ट्रांसफ़र, आपस में ट्रांसफ़र करने वाले। तो ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फ्रॉम पार्टिसिपेंट टू अदर, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जब कोई इन्फॉर्मेशन जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। ये पहला डेफिनेशन हो गया। सेकंड डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, इट रेफर टू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, इमोशंस एंड एटीट्यूड थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल मीन्स बिटवीन टू और मोर देन टू पार्टिसिपेंट्स। समझ में आया आप सभी को, ये क्या है, इसमें हम रेफ़र करते हैं, रेफ़र टू द चेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन को या फिर आइडियाज़ को या इमोशंस को या एटीट्यूड्स को या फिर किसके थ्रू करते हैं, थ्रू वर्बल और नॉन वर्बल, यानी कि वर्बली करते हैं या फिर नॉन वर्बली करते हैं। मीन्स बिटवीन टू और मोर दैन पार्टिसिपेंट, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन, ठीक है। ये एक पर्सन के बीच भी होता है और ज़्यादा पर्सन के बीच भी होता है, ये बोला गया है। ये डेफिनेशन सेकंड है। डेफिनेशन थर्ड देखिए मैं जितना भी डेफिनेशन बोल रही हूँ ना, आप इन सबको अगर एक ही साथ भी लिख दोगे तब भी चलेगा, या फिर 2-3 डेफिनेशन को एक साथ लिख दोगे, आप पैराग्राफ जैसा बना दोगे, काफ़ी अच्छे से समझा के बोल दोगे आप, डेफिनेशन बहुत ही अच्छा है। देखिए ये है थर्ड डेफिनेशन, द प्रोसेस बाय कम्युनिकेशन। क्या है कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय change of information between individual through common system, symbol and sign of behavior happen। यानी कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन है विच चेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि चेंज करता है इन्फॉर्मेशन को बिटवीन एक इंडिविजुअल, किसी एक के बीच क्या करता है, एक के बीच का मतलब है किसी एक पर्सन को हम जब अपना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसको हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को दे रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। कॉमन सिस्टम, यानी कि कॉमन सिस्टम, और यहाँ पे लिखा है सिम्बल्स, किसी सिम्बल्स के थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है। सिम्बल्स क्या होता है, व्हाट इज सिम्बल्स, जैसे कि मान लो आप रोड पे चल रहे हो और रोड पे अगर इस तरीके से बना हुआ है, इसका मतलब यू हैव टू टर्न राइट, इट मीन्स आपको क्या लेना है, राइट लेना है, ठीक है, आपको राइट लेना है। अगर आप इस तरीके से मुड़ा हुआ है तो आपको लेफ़्ट लेना है, अगर आपका ऐसा बना हुआ है तो आपको सीधा जाना है। तो ये लिखा हुआ है, अगर ये लिखा तो यू हैव टू टर्न, यू टर्न, ओके, यू हैव टू यू टर्न। तो ये क्या है कि आपको यू टर्न लेना है, यू हैव टू टेक यू टर्न। तो ये इस तरीके से बताया गया है कि जो ये सिंबल होता है ना, इस सिंबल का भी कुछ मीनिंग होता है। अगर किसी कहीं पे यू बना हुआ है, ये क्रॉस है, तो यानी कि खतरे का है, खतरे का सिंबल है ये। अगर मान लो कि इस तरीके का, ये तो प्लस का डॉक्टर का सिंबल है, यानी कि यहाँ पे कोई क्लिनिक है। तो समझ गए, ये सब सिंबल होता है, ये भी एक लैंग्वेज है, यानी कि इससे भी हमें पता चल रहा है, इससे भी हमें ये भी कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है, सिंबल के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, ओके। तो ये क्या बोला गया है इसमें ये बोला गया थर्ड डेफिनेशन में। फोर्थ डेफिनेशन क्या है, रोबोट। देखिए रोबोट है, एंडरसियन नाम के एक रोबोट थे, ठीक है, इन्होंने डिफाइंड किया है इसको, इट इज़ एन इंटरचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस और इन्फॉर्मेशन बाय स्पीच, बाय राइटिंग एंड बाय साइंस। तो यहाँ इन्होंने बोला है कि ये क्या है, ये इंटरचेंज होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, आपस में चेंज होता है थ्रू किसके क्या क्या चेंज होते हैं, थॉट्स चेंज होते हैं, ओपिनियंस चेंज होते हैं, इन्फॉर्मेशन को चेंज किया जाता है बाय स्पीच, यानी कि बोलकर, बाय राइटिंग, बोलकर यानी कि लिखकर, फिर या फिर किसी साइन के थ्रू, यानी कि किसी सिंबल के थ्रू। तो इन्होंने भी ये दिया है। ले देखिए सबका डेफिनेशन सेम ही है। या देखिए यहाँ पे लिखा है ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। समझ में आया क्या है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज अ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होना फ्रॉम द सेंडर टू रिसीवर। बहुत ही मज़ेदार और सिंपल सा सेंटेंस है ये। देखिए कितना ईजी है ये आपको समझ में आया? यहाँ पे देखिए बहुत ईजी सेंटेंस है, कभी भूल ही नहीं सकते आप। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन। इसे मैं काटती हूँ एक मिनट। देखिए ट्रांसफ़र
ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, यानी कि कम्युनिकेशन क्या है, ये एक ट्रांसफ़र है। ट्रांसफ़र किसका करता है, इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र है, जो कि एक पर्सन से, सेंडर से रिसीवर को सेंड करता है, ठीक है, ट्रांसफ़र करता है, इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। डेफिनेशन 6 देखिए यहाँ पे, देखिए आप खुद पढ़ लीजिएगा, सब इजी लैंग्वेज है। मैं आगे चलती हूँ। डेफिनेशन 6 ये 7 हो गया। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। यानी कि देखिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरा कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है, बहुत प्रोसेस है। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने अपना PDF तैयार किया। PDF तैयार करने के बाद यानी कि मैंने अपने मैसेज को तैयार कर लिया, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में तैयार किया। मैंने अपना एक पहले एनकोड किया। एनकोड यानी कि किसी लैंग्वेज को मैंने सोचा कि हाँ इसे मुझे इंग्लिश में पढ़ाना है या फिर हिंदी में एक्सप्लेन करना है, इंग्लिश में लिखना है, ये सब चीज़ मैंने डिसाइड किया। उसके बाद मैं आपके पास पढ़ाने आई। तो मेरा मीडियम क्या था, मेरा मीडियम था मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, तो मेरा मीडियम था ऑनलाइन। मैं आपको यूट्यूब के थ्रू पढ़ा रही हूँ, तो मेरा यूट्यूब हो गया। अब ठीक है, यूट्यूब मेरा चैनल हो गया। चैनल वो वाला चैनल नहीं, चैनल यहाँ पे बोला गया है मीडियम को, यानी कि किसके थ्रू मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ओके, वीडियो के थ्रू दे रही हूँ, तो ये सब मेरा चैनल हो गया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देना शुरू किया। अब मैं अभी बना ही रही हूँ वीडियो। अब जैसे ही बना के मैं अपलोड करूँगी, उसके बाद मैं जैसे ही अपलोड करके आपके पास आप रिसीव कर लोगे, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उस वीडियो को देखोगे। फिर देखने के बाद क्या होगा, आपके पास रिसीव हो गया, आपने रिसीव कर लिया। ये एक प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का। जब आपने रिसीव कर लिया, उसके बाद आपने सारा वीडियो पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, आप अपना फीडबैक, आप अपना एग्ज़ाम दोगे। एग्ज़ाम देने के बाद आके अपना फीडबैक दोगे, या फिर आप आके मुझे कॉल करके बताओगे, या फिर आके मुझे मैसेज करोगे, और जो भी करोगे। तो ये क्या होगा, ये कम्युनिकेशन का प्रोसेस हो गया। कम्युनिकेशन कंप्लीट कब होगा, यानी कि मैंने वीडियो डाल दिया, बस डाल दिया। जब मैं वीडियो डालूंगी उसके बाद आप देखोगे, और देखने के बाद अपना फीडबैक दोगे, तभी कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा मेरा। वरना फिर मेरे वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि हाँ किस बच्चे ने कैसा एग्ज़ाम किया, आप लोगों ने अपना फीडबैक नहीं दिया। ठीक है, ये हो गया कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नोट्स देखते हैं क्या है, ये भी पढ़ लीजिएगा आप। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए डायग्राम, देखिए इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है। देखिए ये जो पर्सन है और ये पर्सन है, आपस में क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो इसने पहले क्या किया, ये अपना मैसेज है इसके पास, ये बातें करना चाहता है इससे, ये खाली है, इसे कुछ नहीं पता। मतलब ये भी आएगा, बातें करेगा, ये बातें करेगा तभी इसके पास आएगा। ओके, तो इसको हम क्या क्या बोलेंगे, इस पर्सन को क्या क्या बोलेंगे, इसे हम सेंडर भी बोल सकते हैं, एनकोडर भी बोल सकते हैं, राइटर भी बोल सकते हैं, राइटर, स्पीकर भी बोल सकते हैं। ओके, स्पीकर कैसे बोलेंगे, अगर ये बोलने वाला है तो स्पीकर हो गया, अगर ये लिखने वाला है, लिख कर बातें करेगा, तो ये क्या हो गया, राइटर हो गया। ओके, ये अपनी इन्फॉर्मेशन को लिख कर बोल रहा है, तो ये राइटर हो गया। और मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को आपको किससे बोल रही हूँ, बोल कर बोल रही हूँ, तो मैं स्पीकर हो गई, तो ये स्पीकर भी हो सकता है। या फिर एनकोडर तो ज़रूर है, क्योंकि अपनी बातों को बोल रहा है, तो किस लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, फिर एनकोडर हो गया। सेंडर यानी कि जब इन्फॉर्मेशन को सेंड करेगा, यानी कि मान लो चाहे लिख कर सेंड करे या फिर बोल कर सेंड करे, बट ये सेंड तो कर रहा है ना, तो इन्फॉर्मेशन को सेंड कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सेंडर भी हो गया। तो याद रखना कि हम ये चारों चीज़ बोल सकते हैं, किसको, हम मैसेज पहले पर्सन को, फर्स्ट पर्सन को जो बोलने वाला है, यानी कि कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने वाले पर्सन को। ठीक है, सेकंड, इसे हम क्या क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं रिसीवर बोल सकते हैं, डिकोडर बोल सकते हैं, रीडर बोल सकते हैं, और लिसनर बोल सकते हैं। ओके, इसने क्या किया, इसने अपनी बातें बोली तो इसने सुना, ये सुन रहा है, तो ये लिसनर हो गया। इसने अपनी बातें बोल रही, इसने अपनी बातें लिख कर बोली, तो ये पढ़ रहा है, ठीक है, रिसीव करके पढ़ रहा है, तो ये रीडर हो गया। अगर इसने अपनी बातें बोली सामने वाले को, तो ये क्या कर रहा है, ये समझ रहा है, इन लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहा है, तो ये क्या होगा, डिकोडर हो गया। और इसने अपनी बातें अगर बोल दी सामने वाले ने, और ये क्या कर रहा है, इसने रिसीव हो गया, यानी कि इसने लिख कर बोला या फिर कैसे भी बोला, और इसने रिसीव कर लिया, तो ये रिसीवर हो गया। ओके, ये इस तरीके से हम इतना चीज़ बोल सकते हैं। अब इसकी प्रोसेस को देखेंगे हम। प्रोसेस के लिए मैं एक सर्कल लेके आई हूँ, बहुत अच्छे से समझाते हुए। एक चीज़ और देख लीजिए, ये हमारा एनकोडर है, ये डिकोडर है। अब एनकोडर क्या होता है, डिकोडर क्या होता है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लिख रखा है। ये सब है ना, ये सब जो नेम है, ये कौन होते हैं, हु गिव्स इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं उसे हम सेंडर बोलते हैं, एनकोडर बोलते हैं, राइटर बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। ओके, और जो इन्फॉर्मेशन को लेते हैं उसे क्या बोलते हैं हम,
हु रिसीव इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन को लेते हैं उसे हम बोलते हैं रिसीवर बोलते हैं, डिकोडर बोलते हैं, रीडर बोलते हैं और लिसनर बोलते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए डायग्राम आ गया आपके पास, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का डायग्राम। इस तरीके से डायग्राम बना के आना एग्जाम में। देखिए काफ़ी बच्चों का मैसेज मेरे पास आया था कि मैम डायग्राम बनाना ज़रूरी है क्या? मैंने यस बोला। अब ये नहीं कि देखिए मैं आपको समझाना चाहती थी डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों बनाना ज़रूरी है एग्जाम में। इसलिए बनाना ज़रूरी है कि डायग्राम को देख कर ना टीचर जो है ना अट्रैक्ट हो जाता है। जो भी आपका एग्जाम चेक करेगा ना वो सोचेगा इस बच्चे ने इतना अच्छे से समझा के बोला है, लिखा भी है, लिखने के साथ साथ एक डायग्राम भी बना दिया। वाह, अगर हर एक चीज़ में आप एग्जाम में डायग्राम बनाओ ना। अब डायग्राम का मतलब ये नहीं कि वो बनाना, आपका पिक्चर बनाना या फिर कोई अच्छे से कलर वलर करना, ये नहीं होता डायग्राम। डायग्राम का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप अच्छे से समझाते हो डायग्राम में। मान लो किसी चीज़ के टाइप्स को बोल रहे हो आप, अगर आप टाइप्स लिख रहे हो किसी चीज़ का तो उसमें भी डायग्राम बनेगा ऐसे करके कि 3 टाइप्स होते हैं या फिर 4 टाइप्स होते हैं, तो डायग्राम होता है, इसे डायग्राम बोलते हैं। तो जब इस तरीके से एरो बना के आप समझाओगे ना तो ये होता है डायग्राम। तो देखिए डायग्राम में हम समझते हैं क्या है। सबसे पहले हमारी जो कम्युनिकेशन है ना उसका प्रोसेस क्या है। यहाँ से शुरू होता है, ऐसे ऐसे चलता है, चलते 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 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब कैसे देखिए, सबसे पहले क्या होता है, मैं कलर चेंज करती हूँ पेन का, देन आपको समझाती हूँ। सबसे पहले मैसेज को सेंड करने वाला होता है, ठीक है। ये हो गया एक पर्सन, अभी मैसेज को सेंड कर रहा है। तो इसने पहले क्या करेगा, ये पहले ये सेंडर है, ये पर्सन है, इसने एनकोड किया। पहले इसने सोचा कि किस लैंग्वेज में मुझे भेजना है मैसेज को, इसने ये सोचा, इसने लैंग्वेज सेलेक्ट किया। फिर क्या करेगा, उस लैंग्वेज में अपने मैसेज को तैयार करेगा कि मुझे बोलना क्या है। फिर इसने मैसेज को तैयार करके इसने एक चैनल का यूज किया, यानी कि मुझे कैसे बोलना है, मुझे व्हाट्सएप के थ्रू से मैसेज पहुंचाना है या मुझे इंस्टा के थ्रू या फिर बोल कर बातें पहुंचानी है या फिर लिख कर पहुँचानी है। तो इसने एक चैनल का यूज किया। उसके बाद इसने रिसीवर को भेज दिया, ठीक है, इसने सेंड कर दिया। अब जैसे ही रिसीवर ने रिसीव कर लिया मैसेज को, फिर ये क्या करेगा, ये पहले डिकोड करेगा। डिकोड का मतलब समझेगा अच्छे से कि किस तरीके से समझाया है, क्या है, ठीक है, सामने वाला क्या बोल रहा है, ये समझेगा। डिकोड करने के बाद ये अपना फीडबैक देगा, यानी कि अपनी जैसे कि सामने वाले ने पूछा हाय आप कैसे हो, अब इसके पास मैसेज पहुंच गया। अभी क्या करेगा, उसे समझेगा कि इसने क्या पूछा है, हाय आप कैसे हो। अब उसका आंसर ये देगा कि हाँ मैं ठीक हूँ, तो इसने अपना फीडबैक दिया। अब वो किस थ्रू देगा, फीडबैक भी देगा तो वो भी एक चैनल का यूज करेगा। अब वो भी सेम चैनल का यूज करिए अलग, यानी कि सामने वाले ने हमें मैसेज दिया, कुछ भी मैसेज, ज़रूरी नहीं कि हाय हेलो की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पे कुछ भी मैसेज की बात कर रही हूँ। यहाँ मैं आपको वीडियो दे रही हूँ ना, ये भी एक मैसेज है। मैं आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, उस पर यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप यूट्यूब पे वीडियो ले रहे हो। अब मैंने आज अपलोड किया, आप 3 साल बाद देख रहे हो वीडियो, तो आप रिसीवर हो। चाहे आप कभी भी मतलब कभी भी आपको ये वीडियो मिले, कभी भी वीडियो देखो, बट आप एक रिसीवर हो, ओके। फिर क्या हुआ कि मैंने एक चैनल का यूज़ किया, आपने एक चैनल का यूज़ किया मुझे बोलने के लिए। फिर क्या, उसके बाद सेंडर को वापस आपने फीडबैक दे दी। तो ये हमारा एक प्रोसेस चलता है, बात चेन है ये हमारा ये एक बात करने का प्रोसेस है। तो इस तरीके से आप डायग्राम बनाना है एग्जाम में, जिससे कि एग्जामिनर भी खुश हो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। डायग्राम बहुत ईजी है, बहुत ईजी। कहीं पे गूगल पे भी आपको ऐसा डायग्राम नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलने वाला। ये मैंने खुद से बनाए हैं, अच्छे से समझ के आपके लिए बना के लेके आई हूँ, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन करते हैं ना, हम बातचीत करते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ों का यूज होता है, किन चीज़ों से हमारा पूरा कम्युनिकेशन तैयार होता है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, ओके। तो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे पढ़ लीजिएगा आप यहाँ पे पहले देखिए कुछ भी क्वेश्चन आए ना तो उसके बारे में इंट्रो देना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इंट्रो होता है कि कम्युनिकेशन जो होता है उसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स लिखा हुआ है, सारे एलिमेंट्स, बट मैं आपको हर चीज़ एक डायग्राम के थ्रू और अच्छे से समझाना चाहती हूँ, ठीक है। तो देखिए ये एलिमेंट्स है। सबसे फर्स्ट देखिए यहाँ देखिए दिख रहा है आपको, ये हो गया सबसे पहला एलिमेंट है पर्सन। हम बातचीत करने के लिए ना पर्सन का होना ज़रूरी है। बात होगी किसके बीच, अगर कोई पर्सन ही नहीं है, कोई है ही नहीं, कोई व्यक्ति ही नहीं है, तो बातचीत होगी किसके बीच। इसलिए पर्सन का होना क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो ये हो गया सबसे पहला एलिमेंट्स हो गया। अब पर्सन भी होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है या तो 2 पर्सन भी हो सकते हैं या फिर मोर पर्सन, यानी कि 2 पर्सन के बीच भी बातचीत हो सकती है। मान लो यहाँ पे 2 पर्सन है, आपस में बात कर रहे हैं, ओके, बातें कर रहे हैं। अब 2 पर्सन के बीच भी बातें हो सकती है, या तो यहाँ पे बहुत सारे पर्सन हैं, इनके बीच भी बातें हो सकती है आपस में, हंसी मजाक ये वो जो भी हो, ठीक है, स्टडी वगैरह, ग्रुप स्टडी जो भी होती है। यहाँ पे बहुत पर्सन, मोर पर्सन के बीच भी हो सकती है, 2 पर्सन के बीच भी हो सकती है। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या हो गया हमारा, पर्सन हो गया। सेकंड एलिमेंट क्या है यहाँ पे,
सेकेंड एलिमेंट देखिए यहाँ पे मैसेज। जब कोई मैसेज ही नहीं रहेगा, यानी कि आपको पता ही नहीं कि आपको बात क्या करनी है, तो आप बात कैसे करोगे? जब आप सामने वाले से बात करने गए तो आपको भी तो पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, क्या बोलना चाहते हो। तो यही हो गया यहाँ पे टॉपिक। देखिए टॉपिक होना चाहिए आपके पास, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि आप उसे क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो। इन्फॉर्मेशन देखिए, मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं आपको पढ़ाने आई, ओके अगर मैं आपको पढ़ाने आ गई, मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ और मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या पढ़ाऊँ। मैंने वीडियो स्टार्ट भी कर दिया, मैंने बोल भी दिया हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद एबी एक्सपर्ट। अब मैं चुप हो गई कि मैं बोलूँ क्या, पढ़ाऊँ क्या। फिर बताओ कि मैं बीच में रुक गई। अब मुझे पता ही नहीं, मेरे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो कोई बातें हो पाएगी, कम्युनिकेशन हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मेरी बातें आप तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगी। तो इन्फॉर्मेशन का होना भी ज़रूरी है, यानी कि मैं पढ़ाने से पहले आप अपने पास इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगी कि मुझे सामने वाले को पढ़ाना क्या है। और टॉपिक, कोई टॉपिक होना चाहिए, किस टॉपिक पर मैं पढ़ा रही हूँ, कोई मैसेज होना चाहिए जो मैं आपको देना चाहती हूँ। ठीक है, ये भी एक एलिमेंट्स है, ये सब एक ही है, ऐसा नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट है, इन तीनों का मतलब सेम है। ओके, ये बताया गया है कि सेकंड हमारा जो एलिमेंट है मैसेज है। मैसेज को हम क्या बोलते हैं? टॉपिक भी बोलते हैं और इन्फॉर्मेशन भी बोलते हैं। और ऊपर वाला देखिए पर्सन। पर्सन जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, पर्सन एक ही है। ठीक है, तो दो हमने क्या देख लिया? दो हमने एलिमेंट देख लिया। थर्ड एनिमल देखिए, सॉरी एलिमेंट्स देखिए हैं। ओके, थर्ड एलिमेंट्स देखिए यहाँ पे जुबान वो हो गई, बोल कुछ रही हूँ निकल कुछ गया। चलिए ठीक है, तो थर्ड हमारा क्या है यहाँ पे? चैनल। तो चैनल क्या होता है? यानी कि हम जो अपनी बातें पहुँचानी है हमें, वो किस थ्रू पहुँचानी है, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। तो चैनल हमारा एक मीडियम होता है, यानी कि मीडियम और चैनल सेम होता है। ओके, तो थर्ड हमारा एलिमेंट्स क्या हो गया? चैनल हो गया। एंड फोर्थ यहाँ पे क्या है? कोड। कोड यानी कि हम अपनी बातें मैं अगर अपनी बातें आप तक पहुंचा रही हूँ तो मैं एक कोड का यूज़ करूँगी, किसी लैंग्वेज का यूज़ करूँगी। यानी कि मैं अपनी बातें किसी भी लैंग्वेज में आके, मैं मान लो कि मैं बिहारी लैंग्वेज में बोलने लगूँ, और मुझे तो आती भी नहीं वैसे, मैं बिहारी लैंग्वेज में बताने लगूँ, आपको समझाने लगूँ, हाँ ये ऐसे होता है वैसे होता है, और जिन स्टूडेंट को नहीं आती होगी बिहारी लैंग्वेज भोजपुरी लैंग्वेज, तो वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। अगर सपोज मैं खाली इंग्लिश में आके बोलने लगूँ कि हाँ, तो आपको समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आने वाला। अगर मैं खाली हिंदी में आके बोलूँ और इंग्लिश वाले बच्चे तो नहीं आए। तो मुझे क्या देखना होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं, उस लैंग्वेज में मुझे समझाना है। अगर मैं आके किसी दूसरी लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में बोल लूँगी तो तभी आप नहीं समझोगे, क्योंकि मुझे लैंग्वेज को देखना है पहले कि किस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो ऐसे में मैं आपको समझाऊँगी। तो कोड भी एक चैनल कोड भी एक एलिमेंट होता है। ठीक है, फिर तुम्हारे यहाँ पे क्या है? सेंडिंग। तो देखिए सेंडिंग में क्या है? सेंडिंग में देखिए, सेंडिंग में भी दो तरीके की चीज़ें, यानी कि जब हम मैसेज को सेंड कर रहे हैं ना, तो हमें देखना सोशली करना है या फिजिकली करना है। अगर मैं अभी बताओ, मैं मैसेज को सेंड कर रही हूँ आपको, तो फिजिकली कर रही हूँ, सोशली कर रही हूँ? मैं आपको सोशली कर रही हूँ, यानी कि मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ, और यूट्यूब पे अपलोड करने पे सॉरी फिजिकली नहीं कर रही, यहाँ पे फिजिकली पे लग गया। ठीक, मैं आपको सोशली कर रही हूँ। एक मिनट, मैं सोशली कर, यानी कि मैं सोशल मीडिया पर डाल रही हूँ, इससे कि आप ही नहीं बल्कि सभी वीडियो देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं सब वीडियो देख रहे हैं, एक पर्सन नहीं देख रहा। और अगर मैं फिजिकली करूँगी, किसी एक बच्चे को घर पे बुला के अच्छे से पढ़ा दूँगी, या किसी एक बच्चे की क्लास लेके अच्छे से समझा दूँगी कि हाँ तुम अच्छे मार्क्स लेके आ जाओ, आप अच्छे मार्क्स लेके आ जाओ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो फिर क्या होगा? ये फिजिकली होगा, एक पढ़ाना। या फिर सपोज आप सभी को अगर मैं बुला लूँ, ठीक है, सभी स्टूडेंट को बुला लूँ, अपने घर पे बुला के मैं पढ़ा लूँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये फिजिकली मैं आपको सामने पढ़ा के जा रही हूँ, तो ये फिजिकली होगा। अगर मैं सोशली अगर मैं डाल रही हूँ यूट्यूब पे, तो इस पर क्या होता है कि कोई भी देखेगा, पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी कोई देख सकता है। तो ये हो गया हमारा सोशली। तो सेंड करने का, मैसेज सेंड करने का तरीका होता है सोशली या फिर फिजिकली। तो ये सारे क्या हमारे एलिमेंट्स से कम्युनिकेशन का। चलिए, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है? बैरियर्स का मीनिंग क्या होता है आप सभी को पहले ही मैंने बता रखा है, इसकी वीडियो पहली जो प्रीवियस वीडियो डली हुई है उसमें बता रखा है। बैरियर्स का मतलब होता है हमारे बाधाएं, यानी कि जब कम्युनिकेशन के बीच में कोई भी बाधाएं आती है ना, कोई भी बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो हमारा बैरियर्स कहलाता है, यानी कि वो हमारा एक बाधा है, हमारा बैरियर्स कहलाता है, यानी कि रुकावट कहलाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन का बैरियर्स का डेफिनेशन गिवन है कि व्हाट इज़ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप इसे अच्छे से रीड आउट करिए, मैंने आपको बता ही दिया ऊपर वीडियो। अगर मैं हर एक चीज़ समझाने लगी, छोटी छोटी चीज़ों को भी, तो फिर क्या होगा ना, वीडियो और लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी। ओके, यहाँ पे देखिए बैरियर्स के भी टाइप्स होते हैं। बैरियर्स के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से बैरियर्स हो सकते हैं? या देखिए, सबसे पहले कोड का बैरियर्स हो सकता है, वोकैबुलरी का बैरियर्स होगा, प्रोनाउंसिएशन का बैरियर्स होगा। जैसे कि मान लो एक पर्सन है, ओके, देखिए समझिए, हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करता हुआ है आपको, लेकिन समझना होगा सबको। मान लो अगर हम बैरियर्स की बात करें, इस पर्सन ने बात किया इससे, इसने बोला
एक मिनट, मैं कलर चेंज करती हूँ जिससे कि आप मेरे पेंसिल को देखो। देखिए ये जो पहला पर्सन है इसने इससे बोला, ओके, इसने बोला हाउ आर यू। अब ये नहीं जानता इंग्लिश, इसे नहीं पता भाई कि इंग्लिश क्या होती है, मेरे को नहीं पता इंग्लिश, मैं तो हिंदी जानता हूँ बस, ये बोल रहा है, ठीक है। तो ये बोलेगा अरे सामने वाला बोल क्या रहा है, ये समझ ही नहीं पाएगा कि सामने वाला पूछ क्या रहा है। अब ये अगर ये इंग्लिश का यूज कर रहा है, ये हिंदी जानते हैं, तो कोड बैरियर्स हो गया ही नहीं हो गया, इनके बीच बातें हुई नहीं, कन्फर्म क्लियर हुई नहीं, यानी कि एक सक्सेस कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं इनके बीच। तो ये क्या हो गया, कोड बैरियर्स हो गया, यानी कि एक लैंग्वेज का बैरियर्स हो गया, ठीक है। जब हम डिफरेंट लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, अगर मैं आपसे बात करूँगी, आप मेरे पास आओगे, तो आप हिंदी लैंग्वेज जानते हो तो मैं आपसे हिंदी में बात करूँगी, अगर आप इंग्लिश जानते हो तो मैं इंग्लिश में बात करूँगी, अगर आप कोई और लैंग्वेज जानते हो, मैं किसी और लैंग्वेज में बात करूँगी, तो हमारी कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगी पूरी। तो क्या होगी कि मैं कुछ और बोलूँगी, आप कुछ और बोलोगे, तो ऐसे कोई बातें कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये कोड का बैरियर्स भी होता है। आई होप आप समझ गए होगे पहला बैरियर्स, ओके। अब हम दूसरा देखते हैं क्या है यहाँ पे, वोकैबुलरी बैरियर्स। मान लो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से बात किया है, ठीक है, ये पर्सन है, मैं ज़्यादा बना नहीं रही, ठीक है। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन से बात किया, अब पहले पर्सन ने बोला, फर्स्ट वाले पर्सन ने बोला कुछ इंग्लिश, अब दोनों पर्सन इंग्लिश जानते हैं, दोनों ही पर्सन है जो इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे से जानते हैं। अब दोनों पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, बट जो पहला वाला पर्सन है वो अच्छा है इंग्लिश में, बहुत एक्सपर्ट है। अब इसने क्या किया, इसने कुछ ऐसी ऐसी वोकैबुलरी का यूज किया इंग्लिश में, ऐसे ऐसे वर्ड को यूज किया जो कि सामने वाला नहीं जानता। वो इंग्लिश तो जानता है बट वो इतने वर्ड को नहीं जानता, इतनी वोकैबुलरी की नॉलेज नहीं है, यानी कि इतने अच्छे से फ्रेजर वर्ब की नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ये क्या बोलेगा, इसकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाएगा, ये कहेगा आई एम नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सेइंग, प्लीज़ टेल मी, प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन, या फिर जो भी, ठीक है, या फिर जो भी बोलेगा अच्छे से बताने के लिए। तो जानते दोनों इंग्लिश, लेकिन इसे पता नहीं है कि ये इस वर्ड का मीनिंग क्या है, और इस बंदे को पता है। तो ये क्या होगा, वोकैबुलरी का बैरियर्स हो गया, यानी कि वर्ड अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, वर्ड को ना समझना, ओके। प्रोनाउंसिएशन की बैरियर्स बोले तो मान लो दोनों ही सेम लैंग्वेज जानते हैं, ओके। अगर हम प्रोनाउंसिएशन का बैरियर्स देखें तो मान लो ये वाला पर्सन है, ये भी जानता है इंग्लिश लैंग्वेज और ये भी जानता है इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन ये जो है ना, मान लो ये तोतला है, ठीक है मान लो ये ना प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा अच्छे से किसी भी वर्ड को, इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, और ये क्या, ये अच्छे से प्रोनाउंस कर लेता है। तो मान लो पहले ही इसने बोला कुछ, या तो फिर क्या होगा ना, इसने ये नहीं बोलेगा पहले वाला। देखो जो तोतला है ना, यानी कि जो करेक्ट नहीं बोल पाता, वो बोलेगा पहले, इससे बातें करेगा इंग्लिश में। अब ये समझ नहीं पा रहा इसकी बातें, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो कोई भी लैंग्वेज हो, ये समझ नहीं पा रहा है कि बोलना क्या चाह रहा है, अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर रहा लैंग्वेज को, तो ये मतलब किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस नहीं कर रहा, तो ये समझेगा नहीं। तो प्रोनाउंसिएशन का भी बैरियर्स हो सकता है, ओके। मान लो अगर जो नेशनल होता है, नेशनल हम कैसे लिखते हैं, नेशनल को अगर हम स्पेलिंग के अकॉर्डिंग पढ़ें तो हम क्या पढ़ेंगे, नेटिओनल, ओके, नेटिओनल पढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई होगा जो कि फ्रेशर होगा, फ्रेशर, उसे पढ़ने नहीं आता, उसे इंग्लिश नहीं पता इतना, फिर वो इंग्लिश पढ़ के फिर बातें करेगा, तो वो नेशनल को नेटिओनल बोलेगा, और सामने वाला समझेगा नहीं, सामने वाला कहेगा कि नेटिओनल क्या होता है, बट वो बोल तो नेशनल रहा है। तो प्रोनाउंसिएशन का भी बैरियर्स होता है, ओके। यहाँ पे देखिए एक और है इन्फॉर्मेशन बैरियर्स। इन्फॉर्मेशन बैरियर्स, यहाँ है इंटोनेशन बैरियर्स, इंटोनेशन नॉट इन्फॉर्मेशन, ओके। इंटोनेशन में क्या होता है, स्ट्रेस होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन होता है। स्ट्रेस का मतलब होता है और वॉइस मॉड्यूलेशन का मतलब होता है जब हम एक पर्सन जब दूसरे पर्सन से बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो ये कुछ बोलना चाह रहा है, लेकिन ये कभी मतलब इसे बोल रहा है ना, तो ये अटक के बोल रहा है, कब इसे रुकना है, कब स्पीड करना है, ये नहीं पता। जैसे कि ये बोलेगा माय नेम इज, ऐसे करके बोलेगा, सामने वाला सुन नहीं पा रहा इतने घंटे तक, तो फिर क्या हो रहा है, ये वॉइस मॉड्यूलेशन में मतलब ठीक नहीं है इसका वॉइस मॉड्यूलेशन। हमें कब ऊंचा बोलना है, कब नीचे बोलना है, ये हमें पता होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूँगी माय नेम इज़ प्रियंका, अब प्रियंका का पे मैं रुक गई आराम से, और मैंने ईज पे भी रुकी हूँ, माय नेम इज़ आराम हो गई ना, और माय नेम इज़ मतलब नेम पे मैंने थोड़ा हाईलाइट किया, थोड़ा ऊंचा, वॉइस मॉड्यूलेशन को मैंने तेज़ किया। फिर क्या किया, ईज पे मैं डाउन हुई, फिर प्रियंका फिर डाउन, और प्रियंका पे मैं थोड़ा ऊपर हुई, अप फिर डाउन। ये होता है वॉइस मॉड्यूलेशन। आपने देखा होगा जब आप गाने सुनते हो, गाने में आपने ये देखा है, गाने में ऐसे ऐसे ये सब देखा है, या फिर ऐसे ऐसे ये देखा होगा आपने, गाने में ऐसे ऐसा होता रहता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा मॉड्यूलेशन होता है, वॉइस मॉड्यूलेशन का होता है। जैसे आप गाने में वॉइस रिकॉर्ड में अगर तेज़ बोलोगे, कम बोलोगे, तो ये सब होता रहता है, ठीक है।
ये वॉइस मॉड्यूलेशन को शो आउट करता है। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस यही होता है वॉइस मॉड्यूलेशन की वजह से, यानी कि जब आप किसी से बातें कर रहे हो, सामने वाला सामने वाला की बातों में उतार चढ़ाव नहीं है, सही से समझा नहीं पा रहा, तो आप स्ट्रेस में पड़ जाओगे, आप उसकी बातें समझ नहीं पाओगे और सामने वाला भी स्ट्रेस में पड़ जाएगा, अपनी बातें समझा नहीं पाएगा। तो ये सब हो गई कितनी सारी बैरियर्स। देखिए बैरियर्स बहुत तरीके की होती है। फिजिकल बैरियर्स होता है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड बैरियर्स होता है, कल्चरल बैरियर्स होता है। फिजिकल बैरियर्स क्या होता है? फिजिकल बैरियर्स का मतलब होता है कि जैसे कि अगर आप सामने वाले से बातें कर रहे हो, ठीक है, फिजिकली बात मतलब सामने वाले से बात कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो? आप उससे बातें तो कर रहे हो, लेकिन आपके सर में दर्द है, आपका फिजिकली प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, आपके सर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है और आप सामने वाले से बातें कर रहे हो, बट आप सामने वाला क्या बोल रहा है आप ये नहीं समझ पा रहे, बिकॉज फिजिकल बैरियर से ये, यानी कि आप अपनी बातें भी नहीं समझा पा रहे, नहीं सामने वाले की बातें सुन पा रहे हो और आपके सर में इतना दर्द है, हेडेक बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या होगा? एक फिजिकली आपको एक दिक्कत है, ओके। या फिर मान लो कि आपको पेट में दर्द है या कोई भी फिजिकली प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे में क्या करोगे कि सामने वाले को अपनी बातें नहीं बोल पाओगे। जब आप फिजिकली फिट ठीक नहीं हो ना, तब आप मेंटली भी नहीं होगे, और फिर मेंटली नहीं हो तो आप कुछ नहीं काम कर पाओगे, ठीक है। तो वो बैरियर्स ही बैरियर्स हैं। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड क्या होता है? मान लो कि आपने बहुत सारा पढ़ लिया, कल आपका एग्जाम है, आपने इधर भी पढ़ा उधर भी पढ़ा, उनकी वीडियो भी देखी पाँच छः यूट्यूबर की वीडियो देख ली, आपने इन्फॉर्मेशन को ओवरलोड कर लिया। अब आप कन्फ्यूज हो कि उधर कुछ और पढ़ा है, इधर कुछ और पढ़ा है, इसलिए क्या करो ना, कहीं एक ही पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, बस 10 जगह मत पढ़ो, ओके। तो ये होता है हमारा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। जितना इन्फॉर्मेशन ओवरलोड ले लेते हैं ना, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, ओके। लिमिट के अकॉर्डिंग होता है हर चीज़, चाहे खाना हो, पीना हो, या फिर कोई भी पढ़ाई लिखाई कुछ भी हो। देखिए कल्चरल बैरियर्स क्या होता है? कल्चरल बैरियर्स होता है जैसे कि कल्चर के अकॉर्डिंग होता है, सबकी संस्कृति अलग होती है। अगर मान लो कि किसी की अलग संस्कृति है, कोई हिंदू है, आप मुस्लिम हो, आप उससे बातें कर रहे हो, तो आपका रूल रेगुलेशन अलग है, हिंदुओं का अलग है, मुस्लिम का अलग है, तो आप क्या बोलोगे कि मतलब आपकी उससे बातचीत अच्छी नहीं हो पाएगी, ना ही आपकी बात वो समझेगा, नहीं उसकी बात आप समझोगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कम्युनिकेशन स्टाइल। कम्युनिकेशन स्टाइल भी एक बैरियर्स है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्टाइल बैरियर्स क्या होता है? जैसे कि मान लो एक पर्सन है और एक दूसरा पर्सन है, सॉरी, ये दूसरा पर्सन है और ये पहला पर्सन, ठीक है। अभी दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। अब मान लो कि इसका तरीका जो है ना, इस लड़की का, ये लड़की, इसका तरीका जो है बात करने का, ये अलग ही स्टाइल में बोलती हैं, इसका तरीका ही बिल्कुल अलग है। और ये लड़का है, इसकी बातों को समझ ही नहीं पाता, क्योंकि ये अलग ही स्टाइल में बोलती है, कुछ स्टाइल ही अलग है, कम्युनिकेशन बातचीत करने का तरीका ही अलग है बिल्कुल ही। या तो तू तड़ाक करके बात करेगी, या तो फिर कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट दे के बात करेगी, या तो अटक मटक के, मतलब ये होगा, ठीक है। तो स्टाइल अलग है बातचीत करने का। या फिर जैसे कि मान लो ये मदर है, ओके, ये मदर है और ये है बेबी, कोई मतलब इनका लड़का है, ठीक है, ये है बॉय, ठीक है, और ये है मदर, ये है सन, ये है मदर। तो मम्मी ने इसको बुलाया, इसकी मम्मी ने इनको बुलाया, ओके, इनकी मदर ने इनको बुलाया अपने बेटे को। तो इसका बेटा बोलेगा, हाँ मम्मी बोलो ना क्या है, मम्मी बोलो ना क्या है। तो ये स्टाइल है, ये किस तरीके का स्टाइल है? ये बेकार स्टाइल है। ये कोई तरीका है बात करने का? अपनी मम्मा से कोई ऐसे बात करता है? बिल्कुल नहीं। तो क्या होता है ना कि ऐसे में कम्युनिकेशन करेक्ट नहीं हो पाता। इसकी मम्मी ने बुलाया किसी काम के लिए, अगर बच्चा इस तरीके से बोलेगा, हाँ मम्मी बोलो ना क्या है, तो फिर क्या होगा? ये एक माँ पहले ही दुखी हो जाएगी, फिर बोलेगी कोई कुछ नहीं बेटा, जाओ जाओ जाओ। अब बताओ, माँ दुखी हो गई, बातें अधूरी रह गई, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, अनसक्सेस रह गया। तो ये होता है बैरियर्स हमारे कम्युनिकेशन में, स्टाइल, ओके। चलिए यहाँ देखिए एटीट्यूड बैरियर्स, जेंडर बैरियर्स। आई होप आप समझ गए होंगे। एटीट्यूड बैरियर्स होता है कि सबका एटीट्यूड अलग होता है, ये भी स्टाइल की तरह ही हो गया, सबका एटीट्यूड अलग होता है, सबके बोलने का तरीका अलग होता है, सबके अंदर अलग ही एटीट्यूड होता है। और अगर जेंडर की बात करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लड़कियाँ लड़कों से बात करने में हिचकिचाती है और कुछ लड़के लड़कियों से बात करने में हिचकिचाते हैं। तो ये क्या होगा? जेंडर का बैरियर्स हो गया कि अगर हमें, जैसे कि मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ, तो मैं बोलूँगी इंटरव्यू लेने वाला कौन है, मेल है या फीमेल है। तो जैसे मुझे पता चलेगा मेल है, अब मैं नर्वस हो जाऊँगी, ओ गॉड, मुझे बहुत नर्वस होगा, मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाऊँगी कि मैं लड़कों के सामने इंटरव्यू नहीं दे सकती, किस तरीके से दूँगी। तो ये क्या हो गया? एक जेंडर का बैरियर्स हो गया कि हाँ, मैं अगर कोई लड़का है तो मुझसे बात नहीं कर पाऊँगी अच्छे से, अगर कोई लड़की है तो लड़की लड़के से बात नहीं कर पाएगी, लड़का लड़की से नहीं। तो ये होता है, बाकी ऐसा नहीं है, मैं तो सभी से बात कर लेती हूँ, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ के, डिफरेंस बिटवीन ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। यहाँ पे बोला गया ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन में डिफरेंट बताना है। तो आपको पता ही होगा ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है। ओरल होता है जब हम वर्बली बातें करते हैं, जब हम बोल कर बातें करते हैं, जब भी हम किसी पर्सन से, अभी मैं जो कर रही हूँ ना, ये भी ओरल है। देखिए ओरल में क्या क्या आता है, मैं वीडियो बना रही हूँ,
ये ओरल हो गया। वीडियो में मैं बोल रही हूँ। अगर मैं वीडियो बनाने के साथ साथ मैं ऑडियो बना रही हूँ, अगर मैं ऑडियो क्लिप भेज रही हूँ आपको, वो भी हमारा ओरल हो गया। ओके, अगर मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको सामने से आके बोल रही हूँ, ठीक है, सामने, वो भी ओरल हो गया। अगर मैं आपको कॉल करके बता रही हूँ, वो भी ओरल हो गया। तो ये सब ओरल हो गया, जिसमें मैं अपने मुंह का और वर्ड का यूज करूँ, अपने वर्बली अपने साउंड का एंड वर्ड्स का यूज करूँ, वो हमारा ओरल हो गया। एंड रिटन क्या होता है? रिटन में हमारे वर्ड्स तो होते हैं बट वो रिटन वे में होते हैं, यानी कि ना ही उसमें साउंड होता है, ना ही इसमें वर्ड्स होते हैं जो कि ऐसे वाले वर्ड जो कि मैं बोल रही हूँ, उसमें एक रिटन वर्ड्स होते हैं, रिटन होता है, रिटन अल्फ़ाबेट्स टेक्स्ट होता है उसमें, ठीक है। तो ये हमारा रिटन होता है। ये ओरल और रिटन कम्युनिकेशन आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे आप एक बार रीड आउट भी कर लेना। ये सारे आंसर्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ पीडीएफ के लिए। आप टेलीग्राम को ज़रूर ही ज्वाइन कर लीजिए। और जिस स्टूडेंट को टेलीग्राम लिंक नहीं मिलता, जो बच्चा नहीं ज्वाइन कर पाता है, ठीक है, तो आप मुझसे पर्सनली भी कॉन्टेक्ट कर लिया करिए, मैं आपको पर्सनली ही भेज दूँगी। आप एक बार आ जाया करिए, मैं पर्सनली आके मैसेज कर दूँ, मैं आपको अच्छे से सेंड कर दूँगी। अगर नंबर नहीं पता तो मैं नंबर यहाँ पे बता दूँ, 8750799872। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे पीडीएफ वगैरह या फिर किसी भी क्लास के रिगार्डिंग आप कन्वर्सेशन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। नहीं, यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए ये तो मैंने वर्बल कम्युनिकेशन का ही एडवांटेज लिख दिया है। तो देखिए वर्बल कम्युनिकेशन के तो बहुत से एडवांटेज हैं, लेकिन एग्जाम में जो आते हैं ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के आते हैं। तो देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के भी एडवांटेज आएंगे। ये वैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, तो आप उस पर भी तैयारी कर लीजिएगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके एडवांटेज आए हुए हैं काफ़ी टाइम एग्जाम में। ओके, बट मैं यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही लिखने वाली थी, बट जल्दी में मैंने ये वाला लिख दिया। चलिए, तो देखिए सारे इसके एडवांटेज है कि हमारे जो वर्बल कम्युनिकेशन, इससे क्या होता है? इट कैन क्राफ्ट मैसेज मोर केयरफुली, ठीक है। सेकंड क्या है? इट कैन डिलीवर मच मोर मैसेज टू मेनी पीपल विद मोर इफ़िशेंसी। यहाँ पे क्या है कि ये क्या करता है? डिलीवर कर सकता है बहुत सारे पर्सन को, मैसेज को एक साथ डिलीवर कर सकता है, बहुत सारे पीपल को भी एक साथ। ओके, ये क्या है? क्विक फीडबैक भी फास्टली हो जाता है, यानी कि जल्दी जवाब दे देते हैं हम किसी को। अगर देखो सामने वाले ने पूछा कि हेलो आप कैसे हो, तो हम बोलेंगे ठीक हूँ, तो मैंने वर्बली कितनी जल्दी जवाब दे दिया। अगर मैं उसी को लिख कर बोलूँगी तो उसमें टाइम लगेगा। तो रिटन कम्युनिकेशन और फिर ओरल कम्युनिकेशन में ये डिफरेंस होता है कि अगर मैं लिख कर बोलूँगी तो उसमें टाइम लगेगा, बोल कर बोलूँगी तो उसमें जल्दी जवाब दे देंगे। ओके, इसके बाद क्या है कि मोर रिलेबल एंड फ्लेक्सिबल। ये बहुत ज़्यादा रिलेबल होता है और फ्लेक्सिबल होता है। तो देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे अंडरस्टैंड कर लेना, समझ जाना, पढ़ लीजिएगा अच्छे से एग्ज़ाम से पहले सारा ही। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ के लिखा है कैन एक्सप्रेस फीलिंग्स इमोशंस एंड इंटेंसिव विदाउट यूजिंग वर्ड्स। बिना वर्ड्स को यूज किए हुए, यानी कि हम इसमें क्या होता है कि वर्बल कम्युनिकेशन में ना मतलब क्या करते हैं, इशारों का भी यूज करते हैं हम इसमें। वर्बल कम्युनिकेशन में ना हम मतलब जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं, ओरल में हम क्या करते हैं कि नॉन वर्बल को भी यूज कर लेते हैं, यानी कि हम ओरली बोल तो रहे बट उसमें इशारों का भी यूज कर लेते हैं, थोड़ा सिम्बल्स का भी यूज कर लेते हैं, साइन का भी यूज कर लेते हैं। मान लो मेरे सर में दर्द है तो मैं बोलूँगी, बस मैं सर पे हाथ रख लूँगी और सामने वाले को थोड़ा फेस को इस तरीके से बना के दिखा दूँगी कि हाँ मेरे सर में दर्द है। अब बोल भी दूँगी बहुत ज़्यादा, बस इतना बोलूँगी बहुत ज़्यादा, और सर पकड़ लूँगी, तो सबको क्या लगेगा, हाँ सर में दर्द है बहुत ज़्यादा। मैंने कम शब्दों में ही अपनी पूरी बातें बोल दी, तो वही बोला गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एप्रोप्रिएट लैंग्वेज दो बार लैंग्वेज हो गया। एप्रोप्रिएट लैंग्वेज वाइल इंटरव्यूइंग एंड मीटिंग, यानी कि मीटिंग और इंटरव्यू देने के टाइम पे हम कौन से एप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए, हमें किस तरीके से लैंग्वेज का अच्छे से, मतलब कौन सा लैंग्वेज ऐसा है, कौन सा अच्छा लैंग्वेज है जिसको हमें इंटरव्यू के टाइम पे और मीटिंग के टाइम पे यूज़ करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, एप्रोप्रिएट लैंग्वेज यानी कि एक अच्छे कम्युनिकेशन करनी, गुड कम्युनिकेशन करनी है हमें, और क्या करना है कि सामने वाले से इस तरीके से पोलाइट वे में अपने एक मतलब एप्रोप्रिएट वर्ड का यूज़ करना है, एक पोलाइट वर्ड का यूज़ करना है जिससे कि सामने वाले अच्छे से समझे। एक हमें फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना है। अगर हम किसी इंटरव्यू या फिर किसी भी मीटिंग में किसी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो तो हमें क्या करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पोलाइट लैंग्वेज का यूज़ करना है, हमें कैन की जगह कुड का यूज़ करना है, ठीक है। सामने वाले को एक रिस्पेक्ट देते हुए बात करना है। ये हमारा क्या हो गया, एक एप्रोप्रिएट लैंग्वेज हो गया।
ओके, अब बाकी आप ऊपर पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, मुझे आपको सारे इंपॉर्टेंट बताने हैं। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज। तो फॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज भी आपको पता है। फॉर्मल लैंग्वेज क्या होता है? फॉर्मली जब हम किसी से बात करते हैं, यानी कि जब हम किसी भी वर्क प्लेस पे, किसी भी संस्था पे, या फिर किसी भी एनजीओ में हम किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे जब हम बातें करते हैं, तो हमारा क्या होता है, वो एक फॉर्मल लैंग्वेज होता है। फॉर्मल लैंग्वेज हमारा एक एप्रोप्रिएट वर्ड हुआ, एक एप्रोप्रिएट लैंग्वेज होता है, जो कि इंटरव्यू के टाइम पे भी यूज होता है, मीटिंग के टाइम पे भी यूज होता है, और जो कि हम एक वर्क प्लेस पे अपने किसी भी मतलब एनजीओ में या फिर स्कूल में या फिर कहीं पे भी हम ऐसे ऐसे जगह पे यूज़ करते हैं जो कि ऑफिशियली हो, तो वहाँ पे हम फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होता है? इनफॉर्मल लैंग्वेज हमारा होता है जो कि हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे इनफॉर्मल लैंग्वेज का होगा, ये रहा इनफॉर्मल लैंग्वेज। ओके, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है इनफॉर्मल लैंग्वेज। तो इनफॉर्मल लैंग्वेज क्या होता है? जो कि हम अपने घर परिवार, अपने फ्रेंड सर्कल्स या फिर अपने कोई नियर क्लोज फ्रेंड्स के साथ यूज़ करते हैं, या फिर अपने हम किसी भी क्लोज फ्रेंड के साथ, कोई भी क्लोज फ्रेंड के साथ यूज़ करें, तो हमारा क्या होता है? इनफॉर्मल लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, टाइप्स ऑफ रीडिंग। यहाँ पे देखिए रीडिंग के कितने टाइप्स होते हैं, क्या है रीडिंग के टाइप्स। तो रीडिंग के टाइप्स लिखने से पहले ना रीडिंग का डेफिनेशन लिख लेना आप कि व्हाट इज़ रीडिंग। उसके बाद आप लिखना टाइप्स ऑफ रीडिंग। मैं यहाँ पे रीडिंग का डेफिनेशन नहीं लाई, सीधा आपके सामने टाइप्स ऑफ रीडिंग लेके आई हूँ। देखिए जो टाइप्स होते हैं ना रीडिंग के, वो होते हैं, बहुत से टाइप्स होते हैं। पहला हमारा होता है कि स्कीमिंग और स्कैनिंग। स्कीमिंग और स्कैनिंग क्या होता है? स्कीमिंग होता है, स्कीमिंग के अंदर क्या होता है, जब भी मान लो कि किसी ने आपको, आप रीडिंग कर रहे हो, आप रीडिंग करने के साथ साथ आपकी मान लो आप पॉलिटिकल की बुक पढ़ रहे हो। ओके, आप पॉलिटिकल की बुक पढ़ रहे हो, अब आप क्या करोगे, पॉलिटिकल में जितने भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड पॉइंट है ना, आप उस सभी को निकाल लोगे। यानी कि फंडामेंटल राइट्स में जो जो पॉइंट गिवन है, उन सभी पॉइंट्स को आप क्या करोगे, निकाल लोगे, और पूरी बुक्स को अच्छे से पढ़ोगे और सारे पॉइंट्स को निकालोगे जो कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड हो। लेकिन स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग होता है, मान लो किसी टीचर ने बोला कि मुझे फंडामेंटल राइट्स बताओ क्या है, तो आप खाली फंडामेंटल राइट्स पे जाओगे और उसको निकाल के बोल दोगे हाँ ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है, आप सारे बता दोगे एक एक करके। ओके, तो वो होता है स्कैनिंग। स्कैनिंग हमारा एक छोटा सा होता है, यानी कि जब हम इन्फॉर्मेशन को छोटे रूप में जब हम लेते हैं ना, छोटा सा इन्फॉर्मेशन को लेते हैं, तो हमारा स्कैनिंग होता है। और स्कीमिंग क्या होता है? जब हम, वो भी छोटा ही होता है, मतलब किसी छोटे इन्फॉर्मेशन को, लेकिन इसके अकॉर्डिंग बड़ा होता है। ठीक है, दोनों ही छोटे होते हैं लेकिन इसके अकॉर्डिंग बड़ा। यानी कि जो स्कीमिंग है ना, वो भी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को नहीं ले रहा, और स्कैनिंग भी नहीं ले रहा। स्कैनिंग तो बिल्कुल भी अपने से बिल्कुल भी हटकर इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा, वो ना ही वो अपने वर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले रहा है, सिर्फ अपने वर्ड को ले रहा है। और स्कीमिंग क्या है? स्कीमिंग जो है वो अपने वर्ड से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को ले रहा है, लेकिन कोई अपने वर्ड से हटकर नहीं ले रहा। ओके, समझ गए आप? ये होता है हमारा 2 टाइप्स ऑफ रीडिंग। ओके, अब इसके बाद देखिए एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग क्या होता है? इसमें इंटेंसिव है, यस। देखिए एक्सटेंसिव रीडिंग होता है और इंटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव होता है जब हम किसी भी चीज़ को प्लीजर के लिए पढ़ते हैं, यानी कि इन्जॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं। किसी भी चीज़ को हम प्लीजर के लिए पढ़ेंगे, जनरल अंडरस्टैंडिंग, यानी किसी भी चीज़ को ऐसे पढ़ेंगे नॉर्मली, सिर्फ एक प्लीजर के लिए, एक इन्जॉयमेंट के लिए, एक कहना कि मान लो कि बहुत से बच्चे आते हैं करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं। अब करंट अफेयर सिर्फ अपने ऐश मौज के लिए पढ़ते हैं ताकि एक नॉलेज हो पाए, जनरल नॉलेज, इसलिए पढ़ते हैं। तो वो हो गया रीडिंग फॉर प्लेजर, ऐसे ही पढ़ रहे हैं बस इन्फॉर्मेशन। तो होता है एक्सटेंसिव रीडिंग, जो ऊपर ऊपर पढ़ते हैं। मान लो कुछ लोग क्या होते हैं, न्यूज़पेपर उठा लेते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ने लगते हैं, कहीं पे भी बैठते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। तो वो क्या होता है, वो होता है एक्सटेंसिव रीडिंग। वो कोई अपने पेपर के लिए नहीं पढ़ रहा, वो कोई अपने मतलब ज़रूरी नहीं है उसके लिए पढ़ना, वो सिर्फ अपने शौक़ के लिए पढ़ रहा है। और इंटेंसिव क्या होता है? इंटेंसिव रीडिंग होता है कि जब हम किसी चीज़ को गहराई से पढ़ते हैं, अंदर से। अगर आप सभी यहाँ पे ये मेरी वीडियो देख रहे हो, आप यहाँ पे अगर आपका एक कोड है, तो आप क्या करो, इंटेंसिव रीडिंग करोगे, किसी भी चीज़ को अच्छे से पढ़ोगे, गहराई से पढ़ोगे। ठीक है, वो इंटेंसिव रीडिंग हो गया। समझ गए आप ये दोनों रीडिंग को? इसके बाद होता है रीडिंग फॉर प्लीजर और रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। एक होता है रीडिंग फॉर प्लेजर और रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। तो रीडिंग फॉर प्लेजर क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं, अपने मज़े के लिए, अपने शौक़ के लिए पढ़ते हैं, जो कि हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग हो गया सॉरी। तो वो हमारा क्या हो गया, रीडिंग फॉर प्लेजर। और रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन क्या होता है? रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन होता है जब हम किसी चीज़ को इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पढ़ते हैं कि हाँ मुझे इन्फॉर्मेशन लेना है, मुझे जानना है। देखिए इन दोनों में डिफरेंट बताती हूँ मैं, रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन और प्लेजर। देखिए आपको रीडिंग फॉर प्लेजर जो होता है ना, या देखिए रीडिंग फॉर प्लेजर जो होता है वो होता है, मान लो एक पर्सन है, ओके, अब वो कोई डॉक्टर की दुकान पे गया, अब वो वहाँ पे बैठा हुआ है।
अब वो बैठे बैठे बोर हो रहा है, क्या करूँ क्या करूँ। तो उसने क्या किया, उसने एक न्यूज़पेपर को उठाया और वो पढ़ने लगा, सिर्फ अपने इन्जॉयमेंट के लिए। वो सोच रहा है ऐसे पढ़ लेता हूँ ताकि मेरी रीडिंग स्किल्स भी ठीक हो जाए, और मतलब वो उसमें से इन्फॉर्मेशन लेगा ही नहीं, बस वो रीडिंग पढ़ता रहेगा, अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ा रहा है बस वो। तो क्या होगा, रीडिंग फॉर प्लेजर, इन्जॉयमेंट के लिए पढ़ रहा है। और वहीं पे एक दूसरा पर्सन है, वो डॉक्टर की दुकान पे बैठा हुआ है, अब वो वेट कर रहा है। तो क्या करेगा, उसे वो कह रहा है कि कब मतलब लाइन इतनी लंबी है, कब मेरा नंबर आए ताकि मैं भी जाऊँ घर पे, मुझे फिर पढ़ना भी है। तो कहेगा चलो ठीक है, इस टाइम को मैं यूटिलाइज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर उठा के, मुझे जीके भी पढ़ना है, मैं जीके पढ़ लेता हूँ। ठीक है, जीके यानी कि नो या करंट अफेयर पढ़ लेता हूँ। ठीक है, करंट अफेयर पढ़ लेता हूँ। तो करंट अफेयर के लिए अपनी क्या उठाएगा, न्यूज़पेपर उठाएगा, पढ़ने लगेगा। तो रीडिंग फॉर इन्फॉर्मेशन, ये अपनी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए रीडिंग कर रहा है, और ये सिर्फ इन्जॉयमेंट के लिए कर रहा है। समझ में आ गया डिफरेंट आपको? आई होप आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फॉर्मल लेटर। देखिए फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट मैं आपके सामने लेके आई हूँ, ये रहा, देखिए आप। फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है जो कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी फॉर्मल लेटर आएगा तो उसमें सबसे पहले आपको सेंडर एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखना है जिस टाइम पे आप क्या कर रहे हो, जिस टाइम पे आप अपना लेटर लिख रहे हो। उसके बाद क्या लिखना है, रिसीवर एड्रेस लिखना है, यानी कि जो जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो वो रिसीवर एड्रेस। रिसीवर एड्रेस में आपको 3 चीज़ को ध्यान देना है। देखिए इन 3 चीज़ को ध्यान देना है, पहला पोस्ट, दूसरा डिपार्टमेंट, थर्ड एड्रेस। पोस्ट क्या होता है, मान लो अब आप लिख रहे हो द डायरेक्टर को लिख रहे हो, या फिर एडिटर को लिख रहे हो, एडिटर को लिख रहे हो, ओके। तो एडिटर को लेटर लिखोगे तो यहाँ पे एडिटर लिखोगे, द एडिटर। उसका डिपार्टमेंट क्या है, उसके बाद आप लिख दोगे द हिंदुस्तान टाइम्स कहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप लिख दोगे इसका एड्रेस, लिख दोगे कि न्यू दिल्ली या फिर कहाँ का है, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट लिखना होता है, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट में क्या होता है, एक मिनट, हाँ सब्जेक्ट में क्या होता है, यानी कि जिस भी टॉपिक पे आप अपना लेटर लिख रहे हो वो आपका सब्जेक्ट होता है, ओके। आप सैल्यूटेशन में सर या मैडम लिखोगे, फिर यहाँ पे स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। थ्रू द लाइन ऑफ दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन दिस प्रॉब्लम। ये लाइन ना फिक्स है आपकी, ये आप किसी भी फॉर्मल लेटर में यूज़ कर सकते हो, किसी भी फॉर्मल लेटर में, ओके, आप यूज कर सकते हो। उसके बाद देखिए सारी लाइनें आपकी फिक्स ही फिक्स है यहाँ पे जो मैं बता रही हूँ। दिस प्रॉब्लम कोजेस, एक मिनट ये क्या हो गया, यस। तो देखिए ये आपका सारा फॉर्मेट है, आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से पढ़ के, और ये जो ब्लैंक है इस ब्लैंक को आपको भरना है, ओके। इस ब्लैंक को आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिलअप करना है। बाकी ये सारी फिक्स लाइन है, इस फिक्स लाइन को आप पढ़ के अंडरस्टैंड करके अच्छे से अपने लेटर को कंप्लीट लिख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन लिखने के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान देना होता है, क्या क्या किस तरीके से लिखना होता है। तो देखिए देयर आर सम स्किल्स ऑफ प्रेजेंटेशन, यहाँ पे कुछ स्किल्स गिवन है जो कि प्रेजेंटेशन के लिए, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हैं जो कि आपका किसके लिए है, आपका प्रेजेंटेशन के लिए। एक मिनट, देयर आर सम एलिमेंट्स ऑफ प्रेजेंटेशन। यहाँ पे देखिए कुछ एलिमेंट्स गिवन है, यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स हैं जो कि आपका कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए इस एलिमेंट्स को आप ध्यान रखना, पढ़ के अच्छे से समझ के फिर अपना प्रेजेंटेशन देना, ओके। प्रेजेंटेशन कैसे लिखना होता है देखिए मैं बता दूँ। प्रेजेंटेशन आपने कभी दे रखा होगा ऑन द स्टेज, किसी भी टॉपिक पे जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं, आप वहाँ पे गए हो कभी किसी भी जॉब के लिए, आप अगर, या फिर आप बोल सकते हो आप कहीं जॉब फेयर में अगर गए हो तो वहाँ पे अगर आप अपना प्रेजेंटेशन दोगे, या फिर कोई जहाँ पे आप जॉब करने गए हो वो अपना प्रेजेंटेशन देगा, अपनी कंपनी के बारे में बताएगा, अपने बारे में बताएगा। तो उसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले वो खुद का इंट्रो देता है, ओके। सबसे पहले वो जो पर्सन होता है वो खुद का इंट्रो देता है। इंट्रो दे के फिर क्या करता है, वो इंट्रो दे के अपने पहला खुद का इंट्रो देगा, फिर ग्रीड करेगा, ग्रीड करने के बाद खुद का इंट्रो देगा, फिर अपने और जिस टॉपिक पे वो अपना प्रेजेंटेशन दे रहा है उसका इंट्रो देगा, टॉपिक इंट्रो, ठीक है। फिर उसके बाद अपने कंपनी का या फिर अपने काम का या जो भी टॉपिक है उसका स्टार्ट कर देगा, ओके। उस टॉपिक पे अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देगा, अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट करने के बाद लास्ट में वो एक मतलब इस तरीके से लाइन्स बोलेगा, कुछ ऐसा लाइन्स बोलेगा जो कि वो एंडिंग ही अलग तरीके से करेगा, मतलब बहुत अच्छे तरीके से एक एप्रोप्रिएट लैंग्वेज को यूज़ करके, आपको एक रिस्पेक्टफुली लैंग्वेज को याद करके बोलेगा कि आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इस तरीके से प्रेजेंटेशन को बोलेगा और आई होप आप सभी सेटिस्फाइड हो गए। इस तरीके से वो अपने क्या करेगा, प्रेजेंटेशन को एंड करेगा। तो ये प्रोसेस होता है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यू।
प्रिपेयर फॉर जॉब इंटरव्यू। अगर किसी जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है तो क्या क्या करना होता है? आंसरिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस, हमें क्या करना होता है? इंटरव्यू क्वेश्चंस का आंसर खुद से देने का ट्राई करना होता है। ये एक जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना होता है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लिखे गए हैं। देखिए प्रिपेयर होना है हमें जॉब इंटरव्यू के लिए, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले आंसरिंग इंटरव्यूज़ क्वेश्चंस, सारे इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश करनी है, समझना है। उसका रिसर्च द कंपनी को रिसर्च करना है, ढूंढना है, ठीक है। ये इंटरव्यू से पहले का, यानी कि इंटरव्यू देने से पहले प्रिपेयर होने का है। ओके, रिव्यू द जॉब डिस्क्रिप्शन, हमें जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में अच्छे से जानना है, दोबारा से नॉलेज लेनी है, यानी कि जिस भी जॉब को हम करने जा रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? प्रिपेयर क्वेश्चन फॉर योर इंटरव्यू, अपने क्वेश्चंस को रेडी करना है जो कि इंटरव्यू के लिए, ठीक है, फॉर योर इंटरव्यू। उसके बाद क्या लिखा है? कंडक्ट मॉक इंटरव्यू, आपको कंडक्ट करना है मॉक इंटरव्यूज़ को, ठीक है। मॉक इंटरव्यूज़ को बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ को, बड़े इंटरव्यू देने से पहले ना आपको छोटे छोटे इंटरव्यू को करना होता है, ठीक है, कंडक्ट करना होता है। फिर फॉलो अप, आपको इन सभी को फॉलो करना है। उसके बाद क्या करना है? प्रैक्टिस इंटरव्यू अपॉइंटमेंट, आपको प्रैक्टिस करनी है इंटरव्यू अपॉइंटमेंट को। उसके बाद क्या करना है? फिर यह देखिए, प्रिंट कॉपीज़ ऑफ योर रिज्यूमे, आपको खुद के रिज्यूमे की कॉपी को प्रिंट करना है, प्रिंट करवाना है, ओके, अपनी रिज्यूमे को निकलवाना है। रिज्यूमे क्या होता है? यानी कि आपका सीवी होता है, कैरिकुलम वीटा सीवी। अगर आप कहीं पे जॉब किए हो आपको पता ही होगा, इसमें आपका सारा डेटा लिखा होता है, ओके। हैव कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज, आपको खुद का कॉन्फिडेंस और बॉडी लैंग्वेज को बिल्ड करना है, ओके, बॉडी लैंग्वेज को अच्छा करना है, कॉन्फिडेंस लाना है खुद के अंदर। और उसके बाद क्या लिखा? मैक ट्रैवल अरेंजमेंट, आपको ट्रैवल अरेंजमेंट करना है कि आप जाओगे तो किस गाड़ी से जाओगे, ठीक है, कहाँ किस पे बैठ के जाओगे, ये सब चीज़ अरेंजमेंट पहले से करोगे कि हाँ इस दिन मुझे जाना है, कहाँ कैसे जाना है। ये इंटरव्यू से पहले ना प्रिपेयर होने का है सारा। प्रैक्टिस कॉमन क्वेश्चंस, आपको कॉमन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ब्राइंग और रिज्यूमे, अपनी रिज्यूमे को फिर लाना है। पहले क्या किया आपने? रिज्यूमे को प्रिंट करने के लिए दिया, फिर अपने रिज्यूमे को लेके आ गए, ब्राइंग और रिज्यूमे, ओके। जहाँ पे आप इंटरव्यू के लिए जाओगे वहाँ पे रिज्यूमे लेके आना है। फिर क्या लिखा है? कंपोज क्वेश्चंस, कंपोज क्वेश्चन यानी कि आपको ना कंपोज क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है। मान लो अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, ये आप इंटरव्यू दे रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे पर्सन आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है? कभी कोई ये कुछ और क्वेश्चन बोल रहा है, ये कुछ और, ये कुछ और, तो आपको सबका जवाब देने की क्या करनी है? आपको पहले से प्रैक्टिस करनी है, ओके। और कंपोज क्वेश्चन का मतलब होता है कि मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मान लो मैंने आपसे पूछा आपको क्या खाना पसंद है और क्यों पसंद है, तो ये कंपोज हो गया। मैंने दो क्वेश्चन को ना एक साथ मिला के आपसे पूछ लिया, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी होता है, तो उसको भी आपको सॉल्व करना है। डिसाइड ऑन योर इंटरव्यू ड्रेस, आपको अपना इंटरव्यू ड्रेस को डिसाइड करना है कि किस तरीके का ड्रेस आपको पहनना होगा इंटरव्यू में, ठीक है। ये सब डिसाइड करना होता है। देखिए मैं बता दूँ, अगर आप सभी कभी अगर गए नहीं हो इंटरव्यू देने, या गए हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं गए तो मैं बता देती हूँ कि इंटरव्यू कभी भी देने जाओ ना तो प्रोफेशनल ड्रेस पहन के जाओ। प्रोफेशनल ड्रेस में क्या होता है? अगर आप जींस टॉप पहनते हो तो आप अपना पैंट और शर्ट को अंडर सेटिंग करके, या फिर टी शर्ट पहनते तो अलग ही तरीके से, यानी कि बाजू को मोड़ लिया आपने और फिर जा रहे हो, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपको प्रोफेशनल ड्रेस पहनना है, ऑफिशियल ड्रेस, ओके, इस तरीके से। अगर आप सूट सलवार पहनते हो, जींस टॉप नहीं पहनते, तो आपको सूट पहनना है, सलवार पहनना है, और वो भी सिंपल साधा, ना कि ज़्यादा बोलते ग्लिटर वाला या फिर स्टोन वाला, ऐसा नहीं पहनना। सिंपल सा सूट सलवार, सिंपल सा दुपट्टा आराम से रखोगे और अपनी एक चोटी बना के और जाओगे आप। ये होता है प्रोफेशनल, कहीं पे भी आप जॉब के लिए जा रहे हो तो, ठीक है, इस तरीके से। या फिर साड़ी पहन लो, साड़ी पहनो तो साड़ी भी थोड़ा अच्छे से पहनो, ऑफिशियली प्रोफेशनल तरीके से, ना कि घर में आप अपना मतलब एक अलग तरीके से, वैसे नहीं, इनफॉर्मल तरीके से नहीं पहनना होता है, ठीक है। तो ये होता है आपका, जब भी आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हो तो ड्रेसअप इस तरीके का होना चाहिए। प्रैक्टिस तो आपका होना चाहिए, ओके। ये क्या हो गया, एक मिनट, इसको हटा देती हूँ। चलिए, ये क्या लिखा है? प्रिपेयर स्मार्ट क्वेश्चंस फॉर योर इंटरव्यू, आपको प्रिपेयर होगा, यहाँ पे पी आएगा, यस, वो पी पीछे हो गया था, प्रिपेयर होगा, ओके। प्रिपेयर स्मार्ट क्वेश्चंस फॉर योर इंटरव्यू, आपको प्रिपेयर करना है, स्मार्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है अपने इंटरव्यू के लिए। रिसर्च योर इंटरव्यूअर, फिर वही सब आ रहा है घूम कर, ठीक है। कंसीडर योर, देखिए सब एलिजिबिलिटी फॉर द जॉब, ड्रेस, पर्सनालिटी, प्रोफेशनलिटी, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इंटरव्यू प्रेप टिप्स, सारे आपको क्या करना, नो द ऑर्गेनाइजेशन, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन को जानना है। प्लान योर एंटायर, ये सब चीज़ आपका क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जो कि आपका इंटरव्यू के लिए है।
इंटरव्यू के टाइम पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ध्यान में देना होता है। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल्स क्या है। ओके, अब हम देखेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल्स है क्या। देखिए जो कॉग्निटिव स्किल्स होता है ना, कॉग्निटिव वर्ड का मतलब क्या है, इसका मतलब ये एक मेंटलिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है, मस्तिष्क से रिलेटेड होता है हमारा कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव स्किल्स होता है हमारा एक माइंड से रिलेटेड, यानी कि सोचने समझने की क्षमता। यानी कि मान लो कोई भी चैलेंज, कोई भी चीज़, टास्क वगैरह आपके सामने रख दिया जाए, किसी भी टास्क को आप उसे किस तरीके से करोगे, आपके दिमाग को देखा जाएगा। कि अगर मान लो आपको बोला गया कि कोई चीज़ बनाओ, आपके स्किल्स की बात की गई यहाँ पे, ठीक है। कॉग्निटिव स्किल्स एक स्किल्स है जो कि दिमाग में एक माइंड से क्या है, रिलेटेड है। ओके, तो देखिए इसमें क्या है कि मान लो आपको बोल दिया गया कि आप एक क्या बनाओ, एक कोई भी चीज़ बनाना है आपको पेंसिल होल्डर बनाना है। ओके, अब आप किसी भी चीज़ से पेंसिल होल्डर बनाओ, आपको बोल दिया पेंसिल स्टिक से बनाओ। अभी मैंने बनाया भी था वैसे आज, पेंसिल स्टिक से एक पेंसिल होल्डर, सॉरी आइसक्रीम स्टिक से मैंने एक पेंसिल होल्डर बनाया था। तो अगर आपको बोल दिया गया कि आइसक्रीम स्टिक से आपको क्या बनाना है, आइसक्रीम स्टिक से एक पेंसिल होल्डर बनाना है, किस तरीके से बनाओगे, तो आप अपना दिमाग लगाओगे कि हाँ किस तरीके से बनाना चाहिए, हमें ऐसे बनाना चाहिए, वैसे बनाना चाहिए। तो ये एक दिमाग हो गया। तो किसी भी काम में जब आप अपना दिमाग अलग तरीके से लगाते हो ना, तो वो आपका एक कॉग्निटिव स्किल्स कहलाता है। इसके अंदर ना बहुत सारी स्किल्स आती है, सब स्किल्स हैं। जैसे कि आपका होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो गया, इसी के अंडर में आता है। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसे आप किस तरीके से सॉल्व करते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ओके, किसी भी प्रॉब्लम्स को आप जब सॉल्व करते हो, कोई भी मैटर आपका हो जाता है, किसी भी कंपनी में, किसी भी एनजीओ में, किसी भी संस्था में आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट करोगे, एक साथ मिलके क्या करोगे, किस तरीके से सॉल्यूशन निकालोगे, तो ये आपका होगा कॉग्निटिव स्किल्स में आएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होमोग्राफ्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स। देखिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गलती से स्किप ना करना ये वीडियो को। अगर यहाँ तक आए हो, वीडियो को अब तक देख रहे हो तो वीडियो को पूरा ही देखना। जो भी स्टूडेंट अब तक हमारी वीडियो पे ही बना हुआ है, अब तक देख रहा है, उस स्टूडेंट का एग्जाम पक्का ही अच्छा जाएगा। अगर वीडियो आपको ज़्यादा लंबी लग रही है ना, तो वीडियो को आधी देख के थोड़ा स्टॉप कर लो, फिर बाद में थोड़ा फ्रेश होकर फिर देख लो। वीडियो लंबी है लेकिन मैं सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में बना रही हूँ। मैं सोच रही थी 2 पार्ट्स में वीडियो को बना दूँ, लेकिन अगर मैं 2 पार्ट्स में बनाती तो कुछ स्टूडेंट को सिर्फ दूसरा पार्ट मिलता, कुछ स्टूडेंट को सिर्फ पहला पार्ट मिलता। बच्चे ढूंढ नहीं पाते पहले पार्ट को, इसलिए मैंने एक ही पार्ट में सारे टॉपिक को कवर किया है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, होमोग्राफ्स क्या है, होमोग्राफ्स क्या है, होमोनिम्स क्या है, होमोफोन्स क्या है। तो देखिए होमोग्राफ्स को हम समझते हैं पहले। होमोग्राफ्स, होमो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखना सभी स्टूडेंट। यहाँ पे मैं ट्रिक बताऊँगी जो कि आप समझोगे। होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब सेम, होमो का मतलब सेम। ओके, सब में इसका मतलब होता है सेम। ग्राफ्स का मतलब होता है राइटिंग या स्पेलिंग, एक ही बात हो। ग्राफ हाथों से ग्राफिक करते हैं ना, तो राइटिंग या तो स्पेलिंग ग्राफ का मतलब होता है। फ़ोन का मतलब होता है, फ़ोन क्या होता है, कान में सुनते हैं, सुनते क्या है, साउंड। तो ये एक ट्रिक है, देखना आप अभी देखना, लाइन पे रहना, मतलब आप सुनते रहना बहुत केयरफुली, आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। आप देखिए निम्स का मतलब क्या होता है, निम्स का इन दोनों का मिक्सअप है। ओके, तो देखिए होमोग्राफ, होमोफोन्स, होमोनिम्स अब है क्या हम समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, होमोग्राफ, होमोनिम्स और होमोफोन्स में जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें ना दो वर्ड आपको दिया जाएगा, 2 वर्ड आपको दिया जाएगा। और दोनों वर्ड में मान लो 2 वर्ड है, कोई भी 2 वर्ड, LIVE एक वर्ड, दूसरा वर्ड क्या है LIVE 2 वर्ड, ये भी दोनों 2 वर्ड है। अब इन दोनों में आपको ना कंपेयर करना है कि इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मीनिंग है, इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, इसका क्या मतलब निकलेगा, मीनिंग क्या है, और फिर इसको स्पेलिंग क्या है, इसकी स्पेलिंग क्या है। ये 3 चीज़ को आपको देखना होता है। क्या क्या देखना होता है, सबसे पहले आपको देखना होता है, किसी भी 2 वर्ड को आपके सामने रखा जाएगा, सबसे पहले आपको देखना होगा स्पेलिंग को, दूसरे पे आपको देखना होगा प्रोनंसिएशन को, थर्ड पे आपको देखना होगा मीनिंग को। ओके, ये 3 चीज़ ध्यान रखना, इन तीनों को देखना होगा। अब आप 2 वर्ड में कंपेयर करोगे। सबसे पहले हम देखते हैं होमोग्राफ्स को। देखिए मैंने जितना भी आपको समझाया उन सबको समझने के बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे और अच्छे से समझ जाओगे। होमोग्राफ्स क्या है, व्हाट इज़ होमोग्राफ। अ होमोग्राफ इज़ अ वर्ड दैट शेयर द सेम, यहाँ दिख नहीं रहा, ब्लर हो रहा है थोड़ा, सेम राइटिंग। ये काफ़ी पुरानी नोट्स है मेरी, पहले बनी हुई थी, पहले वाली वीडियो के लिए मैंने बनाया था नोट्स, इस नोट्स को फिर आपके सामने लेके आई हूँ मैं। उस वीडियो में इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है मैंने, यहाँ पे मैं आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ लेके आई हूँ। तो देखिए, अ होमोग्राफ्स इज़ अ वर्ड दैट शेयर सेम रिटन, यानी कि सेम लिखा जाता है,
होमोग्राफ्स क्या है? ये एक स्पेलिंग है, ये एक वर्ड है जिसे सेम लिखा जाता है, ओके। और क्या होता है? दूसरे वर्ड से बिल्कुल सेम होता है। इसकी में डिफरेंट क्या होता है? इसमें डिफरेंट होता है, मीनिंग डिफरेंट होती है। यहाँ देखिए, हम देखते हैं, ये देखिए, होमो और ग्राफ। होमो का मतलब हो गया सेम, ग्राफ का मतलब हो गया स्पेलिंग। यानी कि इसमें सेम क्या होता है? सिर्फ स्पेलिंग सेम होती है, बाकी चीज़ें डिफरेंट होगी। अब देखिए, सेम स्पेलिंग, डिफरेंट मीनिंग और डिफरेंट साउंड। साउंड मतलब प्रोनाउंसिएशन। तो देखिए, सेम स्पेलिंग हो गई, सेम स्पेलिंग होगी, डिफरेंट मीनिंग होगा, डिफरेंट साउंड होगा, यानी कि प्रोनाउंसिएशन। अब एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला एग्जांपल है LIVE, लाइव। इसे हम लाइव भी बोलेंगे और लीव भी बोलेंगे। आपने नोटिस किया है? LIVE को हम लाइव भी बोलते हैं और लीव भी बोलते हैं, ओके। लीव भी बोलते हैं, लाइव। लीव का मतलब क्या होता है? रहना। और लाइव का मतलब क्या होता है? LIVE, लाइव का मतलब क्या होता है? कहीं भी लाइव रहना, जैसे कि मैं भी लाइव आपको पढ़ा रही हूँ। दूसरा क्या है? लीड, LEAD, लीड करना। जो लीडर होता है वो लीड करता है, ठीक है, ग्रुप को लीड कर रहा है। और एक होता है लेड। लेड क्या होता है? शीशा, ओके, मेटल होता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा ऐसे वर्ड जिसका स्पेलिंग तो खाली सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है, ओके। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अब इससे कुछ सेंटेंस बने हुए हैं, यहाँ पे देखिए। सेंटेंस के थ्रू भी मैंने आपको समझाया इतने अच्छे से। कहीं पे भी आपको ना होमोग्राफ, होमोनिम्स, होमोफोन्स कहीं नहीं समझाया होगा। वैसे मैं इस पर सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, बहुत जल्द इस पर सेपरेट वीडियो भी बनेगा। चलिए, यहाँ देखिए, आई लिव इन दिल्ली, ये हो गया लिव। आई एम टेकिंग लाइव क्लास, यहाँ पे LIVE लाइव है, यहाँ पे LIVE लीव है, ठीक है, समझ गए आप। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे, आई एम लीडिंग दैट ग्रुप, मैं इस ग्रुप को लीड कर रहा हूँ। देयर आर लेड एंड आयरन, यहाँ पे कुछ लेड और आयरन है, यानी कि यहाँ पे क्या है? देयर आर लेड एंड आयरन। यहाँ पे लेड भी है, यानी कि शीशा भी और लोहा भी है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं, ओके। चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, होमोनिम्स। अब हम देखेंगे होमोनिम्स क्या है, फिर हम होमोफोन्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम होमोनिम्स को समझने से पहले ना होमोफोन समझते हैं, फिर हम होमोनिम्स समझेंगे, ओके। एक बार पानी पी के आती हूँ ज़रा। हाँ, देखिए, हम होमोनिम्स सबसे पहले समझेंगे नहीं, सबसे पहले हमने होमोग्राफ समझा, अब हम होमोफोन समझेंगे, फिर हम होमोनिम्स को समझेंगे, जिससे कि आप अच्छे से समझ जाओगे, ओके। तो देखिए, होमोफोन्स क्या होता है? व्हाट इज़ होमोफोन्स? यहाँ पे देखिए डेफिनेशन, होमोफोन्स इज अ वर्ड दैट इज़ प्रोनाउंस द सेम, यानी कि प्रोनाउंसिएशन सेम होगा। अनदर वर्ड, यानी कि दूसरे वर्ड से प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, बट हैज़ डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, यानी कि इसका स्पेलिंग और मीनिंग दोनों डिफरेंट होगा, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो सेम होगा। पहले वाले में क्या था? होमोग्राफ में सिर्फ स्पेलिंग सेम था और बाकी चीज़ डिफरेंट। इसमें क्या है? इसमें स्पेलिंग भी डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है, बस प्रोनाउंसिएशन सेम है, यानी कि प्रोनाउंस सेम होगा। आप इसी को देख के समझ लिया करिए। फ़ोन यानी कि साउंड सेम होगा। सेम क्या है? साउंड। यहाँ देखिए, होमो का मतलब सेम, फ़ोन का मतलब साउंड, होमोफोन्स सेम साउंड, ओके, बाकी चीज़ डिफरेंट। चलिए, यहाँ देखिए, इसमें क्या होता है? सेम वाला साउंड होता है, डिफरेंट मीनिंग होती है, डिफरेंट स्पेलिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम एग्ज़ाम्पल देखें, वी विल बाय अ कार, मैं एक कार खरीदूँगा। हम एक कार खरीदेंगे, वी विल बाय अ कार। अब यहाँ पे क्या लिखा है? बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि एक इस बाय का मतलब है द्वारा। दोनों को हम सेम प्रोनाउंस कर रहे हैं। इसे भी हम बाय मीन्स खरीदना, इस बाय का मतलब है द्वारा, यानी कि इस साल के अंत में, इस साल के एंड में मैं क्या खरीदूँगा? बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि इस साल के एंड में। यहाँ पे दो चीज़ बोला गया है, आप देखिए, ये सेंटेंस हमारा एक ही है। इसे बोला गया है वी विल बाय अ कार, यानी कि मैं एक कार खरीदूँगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत में, यानी कि इस साल के लास्ट में, यानी कि इस साल के आखिरी में, ये साल ख़त्म होने पे मैं एक कार खरीदूँगा। तो खरीदना को भी बाय बोलते हैं, और इस साल के आखिरी में, यानी कि ये साल ख़त्म होने के द्वारा, यानी कि ख़त्म होने के एंड में। इसमें ना एक द्वारा का सेंस आ रहा है, लेकिन बोला नहीं जा रहा है, ओके, ये बोलना नहीं है, लेकिन ये द्वारा है इसका मतलब। तो इसका दोनों का मीनिंग हमारा अलग अलग है, स्पेलिंग भी अलग है, बट प्रोनाउंसिएशन सेम है, ओके। ये हमारा हो गया होमोफोन्स। और इसका और भी एग्जांपल है, नीचे देखिए, ही एट 8 एप्पल्स, उसने 8 एप्पल खाया है, ठीक है, ही एट, या फिर खाया था,
उसने 8 एप्पल खाया था। तो देखिए यहाँ पे 8 का मतलब खाना हो गया, 8 का मतलब हो गया 8। तो यहाँ पे देखा आपने। और ये लिखा माई सन इज़ लुकिंग द सन। सन यहाँ पे सन का मतलब बेटा और सन का मतलब सूरज है। समझ में आ रहा है। प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है। चलिए अब हम ऊपर देख लेते हैं होमोनिम्स को एक बार। अब देखिए होमोनिम्स इन दोनों का अपोजिट है बिल्कुल। इन दोनों में हमने क्या देखा, किसी में स्पेलिंग 2 चीज़ डिफरेंट है, 1 चीज़ सेम है। दोनों में क्या था, होमोग्राफ में क्या था, होमोग्राफ में स्पेलिंग सेम था, बाकी चीज़ डिफरेंट। और होमोफोन्स में क्या था, होमोफोन्स में प्रोनाउंसिएशन सेम है, बाकी चीज़ डिफरेंट। इसमें देखिए, इसमें 2 चीज़ सेम होगा, बाकी डिफरेंट होगा। इसमें सिर्फ मीनिंग डिफरेंट होता है, बाकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम और फिर स्पेलिंग भी सेम। या देखिए 1 सेकेंड, ये क्या लिखा है, डेफिनेशन देखिए। होमोनिम्स इज अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंसिएशन लाइक अनदर वर्ड। जो स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, ओके, अनदर वर्ड से, बट दैट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग। सिर्फ मीनिंग डिफरेंट होता है, ओके। मीनिंग तीनों में डिफरेंट होता है, ये याद रखना, तीनों में हमारा मीनिंग डिफरेंट होगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम क्या होता है, साउंड होता है, सेम हमारी स्पेलिंग होती है, सिर्फ डिफरेंट क्या होता है, मीनिंग डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। ये पहला एग्जांपल है कैन, दूसरा एग्जांपल है वॉच। कैन का मतलब होता है एक बोतल, यानी कि हम कोको कोला के कैन को भी कैन बोलते हैं, बोतल। और एक कैन का मतलब सकना होता है, एबिलिटी दिखाना, ओके। यहाँ पे देखिए गैब्रिला कैन स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि गैब्रिला जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज को बोल सकता है, यानी कि एक एबिलिटी दिखाई जा रही है। यहाँ पे दूसरा क्या है, वी ड्रंक अ कैन ऑफ क्या लिखा, कोक ईच, ठीक है, कोको कोला। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे बोला गया है एक कोको कोला की बोतल को कैन बोला गया है। वॉच को देखिए, यहाँ पे वॉच का एग्जांपल दिया गया है, आई लाइक वॉचिंग टीवी एवरी नाइट, यानी कि मैं रोज़ रात को टीवी देखना मुझे बहुत पसंद है, ओके, यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे देखने की बात की गई है। और दूसरा क्या है, आई हैव माई वॉच, यानी कि मेरे पास मेरी घड़ी है। तो वॉच का प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है दोनों का, ओके। एक जगह है घड़ी, एक जगह है देखना। यहाँ पर राइट देखिए, राइट की कितनी सारी मीनिंग है, देखिए। राइट का मतलब क्या है, आई एम ऑलवेज राइट, मैं हमेशा सही हूँ, एक ही हो गया। टेक टर्न राइट, यानी कि सीधा लो, सीधी तरफ मुड़ जाओ। आई हैव राइट, यानी कि मुझे अधिकार है। तो देखिए अधिकार को भी राइट बोलते हैं, और सीधा यानी कि सीधे तरफ, उल्टा सीधा होता है ना, उसे भी दाएं बाएं। तो दाएं को भी हम क्या कहते हैं, राइट बोलते हैं। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, अच्छा को भी, सही को भी हम राइट बोलते हैं। चलिए अब हमने देख लिया, तीनों समझ लिया, होमोग्राफ, होमोफोन्स, होमोनिम्स। ये देखिए व्हाट इज़ डिस्कोर्स। अब डिस्कोर्स क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए डिस्कोर्स क्या होता है, डिस्कोर्स का मतलब होता है कम्युनिकेशन। ये भी एक कम्युनिकेशन का ही वो है, मतलब कम्युनिकेशन को ही हम डिस्कोर्स बोलते हैं। बट डिस्कोर्स और कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंट होता है, देखिए आपने पढ़ रखा होगा हिंदी में, अगर हिंदी का कोड है आपके पास, अगर हिंदी का आपके पास BHDLA करके कोई कोड होगा 136 करके, जिसमें संप्रेक्षण का पढ़ाया होगा। अगर नहीं पढ़ा तो आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, उसमें ना संप्रेक्षण का टॉपिक गिवन है। संप्रेक्षण का मतलब होता है बातचीत करना। संप्रेक्षण होता है, एक होता है हमारा संप्रेक्षण का उल्टा हो, मतलब उसी की तरह ही होता है, बिल्कुल संप्रेक्षण जैसा ही होता है, बट उसका मीनिंग होता है, उसका मीनिंग भी होता है बातचीत करना। बट उसे बोलते क्या है, उसे बोलते हैं संवाद, ठीक है। संवाद, जब हम किसी से वाद विवाद करते हैं ना, यानी कि मान लो यहाँ पे कोई 2 पर्सन बातें कर रहा है, अगर वो सिंपल वे में आराम से बातचीत कर रहा है तो वो हो गया कम्युनिकेशन। अगर ये वाद विवाद कर रहा है, इसने कुछ तगड़ी बातें बोली और इसने भी तगड़ी बातें बोली, फिर इसने बोला, फिर इसने बोला, फिर इसने बोला, अब इन दोनों में आर्ग्यूमेंट हो रहा है, संवाद हो रहा है, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के विपक्षी बने हुए हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया डिस्कोर्स। संवाद को ही हम डिस्कोर्स बोलते हैं, ओके। तो ये भी एक कम्युनिकेशन ही होता है, इसे आप लिख सकते हो। यहाँ देखिए डिस्कोर्स का अच्छे से डायग्राम के साथ आपको समझाया गया, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिटिकल रीडिंग। व्हाट इज़ क्रिटिकल रीडिंग। क्रिटिकल रीडिंग है क्या, क्रिटिकल रीडिंग क्या होता है, क्रिटिकल रीडिंग उसे कहते हैं जब भी हम किसी चीज़ को अगर रीड कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, तो उसे हम जब क्रिटिकल रीडिंग करते हैं ना, जब हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं गहराई से, ठीक है, इंटरप्रेटिव रीडिंग करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल रीडिंग बोलते हैं। अब ये क्या होता है, इंटरप्रेटिव क्या होता है, इंटेंसिव क्या होता है, मैंने आपको ऊपर बताया था टाइप्स ऑफ रीडिंग में। इंटेंसिव रीडिंग यानी कि जब हम गहराई से रीडिंग करते हैं, और इंटरप्रेटिव क्या होता है, वो भी सेम होता है, इंटेंसिव रीडिंग को ही इंटरप्रेटिव रीडिंग बोलते हैं।
जब भी हम किसी चीज़ को ना, अगर हम किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन को गहराई से ले रहे हैं, मान लो मुझे बोला गया है कि कल एग्ज़ाम है, ओके, मैं भी एज ए स्टूडेंट पढ़ रही हूँ, और मुझे बोला गया है कि कल एग्ज़ाम है, अच्छे से तैयारी करो। अब मैं क्या बोलूँगी, ओ मेरे तो कल पेपर है, मुझे अच्छे से पढ़ना होगा, तो मैं इंटेंसिव रीडिंग करूँगी, अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ूँगी कि कल कभी पेपर में मेरे कम नंबर ना आ जाए, मार्क्स कम नहीं आ जाए, कभी ऐसा नहीं कि मैं करके ना हूँ, कभी मैं अच्छे से पेपर ना दे पाऊँ। तो मैं इतने अच्छे से पढ़ूँगी, गहराई से, हर तरीके से अच्छे से पढ़ने की कोशिश करूँगी, उसे बहुत कुछ कितने सारे स्ट्रेटेजी को यूज करके, अंडरलाइन कर करके अच्छे से पढ़ूँगी। तो उस हमारा क्या हो गया, इसको मैं अच्छे से पढ़ रही हूँ, किसी भी चीज़ को रीडिंग के स्ट्रेटेजी को यूज कर रही हूँ, यानी कि मैं पैराफ्रेजिंग कर रही हूँ, आउटलाइनिंग कर रही हूँ, समराइजिंग कर रही हूँ, सब चीज़ कर के, अंडरलाइनिंग कर रही हूँ, सब चीज़ कर के पढ़ रही हूँ, अच्छे से सर्कलिंग कर रही हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, क्रिटिकल रीडिंग कर रही हूँ, ये मैं अच्छे से गहराई से पढ़ रही हूँ, यानी कि इंटेंसिव रीडिंग कर रही हूँ। यही होता है हमारा क्रिटिकल रीडिंग। नोट्स के लिए आप हमें ज़रूर ही टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। ये हमारा कुछ वो है, कुछ स्ट्रेटजी है जो कि क्रिटिकल रीडिंग करने के टाइम पे हमारे काम आते हैं। इस स्ट्रेटजी को अगर हम यूज़ करें और अच्छे से क्रिटिकल रीडिंग करें तो ठीक है। यहाँ पे देखिए टॉप 5 रीडिंग टेक्निक्स गिवन है, ये रहा। तो सब चीज़ को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैं आपके लिए लेके आई हूँ, बिल्कुल भी टफ लैंग्वेज नहीं है। चलिए अब यहाँ पे देखिए 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन। 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन है क्या? तो देखिए 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन को देखेंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है, अब हम ये समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 7 Cs का मतलब है 7 ऐसे वर्ड जो कि C से स्टार्ट होने वाले हैं। ओके, अब कम्युनिकेशन का है तो 7 कम्युनिकेशन का वो है ये तरीका। ओके, इसलिए इसे 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन बोला गया है। तो देखिए 7 C से स्टार्ट होने वाले वर्ड है, तो यहाँ पे देखिए पहले आप इसका लिख देना कि व्हाट इज 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे पूरा डिफाइन किया गया है, अच्छे से इसका डेफिनेशन लिख के देन उसके बाद आप 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन का नाम लिखोगे। इस तरीके से डायग्राम बना लेना, इतना अच्छा लगेगा नहीं, सुंदर सा। देखिए डायग्राम मैं आपके लिए स्पेशली लेके आई आप सभी के लिए, ताकि आप सभी एग्जाम में इस तरीके से डायग्राम बना के लिखो। पहले क्या होता है, क्लियर, करेक्ट, यानी कि पहले क्लियरनेस होना चाहिए। किसी भी बातों को बोलो तो क्लियरनेस तरीके से बोलो, करेक्टनेस तरीके से बोलो। मैं इस डायग्राम के थ्रू ही आपको समझा देती हूँ, बाकी नीचे एक्सप्लेन किया गया है, मैं उसको दिखा दूँगी आपको ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो देखिए ये जो 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन होता है